स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी IQ। मेरा नाम है चंदन शर्मा और साहस की इस सीरीज में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों कि ये पर्टिकुलर सीरीज मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को कंप्लीटली कवर करेगी एंड वी आर गोइंग टू रेगुलराइज दिस सीरीज। ठीक है, इसके रेगुलर लेक्चर्स अब से आने स्टार्ट हो जाएंगे एंड आज का सेशन जो इस पर्टिकुलर प्लेलिस्ट के अंदर, इस पर्टिकुलर सीरीज के अंदर है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड फ्रॉम नाउ ऑन आपके यूपीएससी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम कवर करने जा रहे हैं। जो लोग शुरू से इस सीरीज के साथ जुड़े हुए हैं उनको पता है कि अब तक हम 19 लेक्चर्स कवर कर चुके हैं और इन 19 लेक्चर्स के अंदर बेसिकली मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री के सबसे ट्रबलसम टॉपिक्स को हमने कवर किया है, जो बेसिकली कहानी शुरू करता है 1707 के बाद से, जहां पर औरंगजेब की डेथ हो जाती है, मुगल्स का डिक्लाइन होता है। डिक्लाइन में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स होती हैं, लेटर मुगल्स को भी हम कवर कर चुके हैं इसी सीरीज के अंदर, राइट। एंड देन वी अंडरस्टूड कि किस प्रकार से अलग अलग यूरोपियन पावर्स आती हैं और उनमें आपस में कॉन्टेस्ट होता है, जिस कॉन्टेस्ट में इंग्लिश दे इमर्ज एज अ सुप्रीम पावर। इंग्लिश के इमर्ज होने के बाद उनका भारत में एक तरीके से अपना एक एनेक्सेशन चलता है। वो बंगाल से शुरू करते हैं, बंगाल के रिसोर्सेज को यूज करते हैं टू एनेक्स साउथ इंडिया एज वेल, राइट। फिर साउथ इंडिया से एक्सपैंड करते करते वेस्टर्न इंडिया को काबू में करते हैं एंड पिछले लेक्चर में हमने देखा कि किस प्रकार से नॉर्थ इंडिया, राइट, जिसमें पंजाब, अवध, सिंध आ जाता है एंड एक्सपेंशन बियॉन्ड इंडियन फ्रंटियर्स हुई थी, राइट। अब यहां पे ये सेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां पर हम चार्टर्स एक्ट को अब डिस्कस करेंगे। बेसिकली क्या है कि जब ब्रिटिश ये हमारी कंट्री में आए थे, भारत में जब इन्होंने अपना कदम रखा था, तब ये मामूली से व्यापारी हुआ करते थे। ठीक है, ये सिर्फ ट्रेडर्स हुआ करते थे, पॉलिटिकल कंट्रोल या पॉलिटिकल पावर्स इनके पास इतनी नहीं थी। बट विद टाइम दे एक्वायर्ड पॉलिटिकल पावर्स, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल इन्होंने इंडिया का ले लिया। और आप सभी जानते हैं कि जब एडमिनिस्ट्रेशन को हमने एक तरीके से अच्छी तरह से कंट्रोल करना है या अच्छी तरह से गवर्नेंस करने की कोशिश करनी है, ऑल्दो यहां पर इनका इंटरेस्ट भारत में गुड गवर्नेंस बिल्कुल नहीं था, ये अपने इंटरेस्ट को ही सर्व करना चाहते थे, तो उसके लिए कुछ लेजिस्लेशंस, कुछ कानून बनाने की जरूरत पड़ती है। तो इस सेशन में हम इन्हीं कानूनों के बारे में समझेंगे जिनकी मदद से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना कैरेक्टर, अपनी नेचर को चेंज किया फ्रॉम बीइंग जस्ट अ ट्रेडिंग कंपनी टू बिकमिंग द पॉलिटिकल मास्टर ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी प्रोग्रेशन आज की इस लेक्चर में हम समझने वाले हैं। सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हमारा क्या क्या कवर हो जाएगा इस पर्टिकुलर वीडियो की मदद से, इस पर्टिकुलर लेक्चर की मदद से। ठीक है, तो हमारी कहानी शुरू होगी रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 से। अब जितने एक्ट्स हम यहां पर कवर करेंगे उसमें कुछ पिन पॉइंटेड एस्पेक्ट्स हैं जिनके ऊपर हमें फोकस करना है। ये एस्पेक्ट्स के ऊपर आपसे प्रीलिम्स में भी एमसीक्यू आ सकता है एंड बाय द वे काफी सारे मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको करवाऊंगा भी यहां पे। ठीक है, सो दैट यू अंडरस्टैंड कि कैसा क्वेश्चन एग्जाम में ऑलरेडी पूछा जा चुका है और उसी लाइंस के ऊपर आपसे अपकमिंग एग्जाम में भी सवाल पूछा डेफिनेटली जा सकता है। ठीक है, तो जब भी हमने कोई एक्ट करना है तो हम क्या देखेंगे, उसका बैकग्राउंड समझने की कोशिश करेंगे। बेसिकली वी विल अंडरस्टैंड द फैक्टर्स दैट लेड टू द लेजिस्लेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर एक्ट। ठीक है, तो 1773 एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट के आने से पहले क्या बेसिकली सिचुएशन थी। ठीक है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की क्या सिचुएशन थी, कौन सी ऐसी रीजंस थे जिन्होंने प्रॉम्प्ट किया ब्रिटिश पार्लियामेंट को, ब्रिटिश गवर्नमेंट को टू इनैक्ट द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। और इसके नाम में देखो रेगुलेटिंग आ रहा है, राइट। तो जहां पर चार्टर एक्ट बेसिकली कंपनी के ट्रेडिंग राइट्स के साथ डील करता है, जहां पर रेगुलेटिंग एक्ट आ गया ना नाम, तो इसका सीधा सीधा मतलब यही है कि इसका पर्पस था कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत में आकर तांडव मचा रही थी और उसकी गूंज लंदन तक पहुंच रही थी, उसको काबू करने का यहां पे मुख्य उद्देश्य था। ठीक है, तो वो कैसे काबू किया गया, वो सेलिएंट प्रोविजंस भी हम यहां पर समझेंगे। इसी के साथ साथ इस एक्ट की सिग्निफिकेंस क्या थी कि बेसिकली कोई ऐसी चीज हुई थी जो पहली बार हुई थी। ठीक है, जितने एक्ट्स हम करेंगे, राइट, और आपके अपकमिंग लेक्चर्स में भी जब फ्रीडम स्ट्रगल शुरू हो जाएगा तो उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, ठीक है, 1935, ये सारी चीजें आएंगी। तो वहां पर हमने उन चीजों की तरफ खास ध्यान देना है जो एक पर्टिकुलर एक्ट में पहली बार की जा रही है। ठीक है, तो ये सिग्निफिकेंस को समझते हुए हम इस एक्ट की लिमिटेशंस को समझेंगे। इसी लिमिटेशंस के चलते ये लिमिटेशंस जो हैं ये फिर अगले एक्ट का रीजन बन जाएगा। ठीक है, इट विल बिकम द रीजन और वन ऑफ द प्राइमरी फैक्टर्स बिहाइंड द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एक्ट। ठीक है, जिसको हम पिट्स इंडिया एक्ट भी कहते हैं। ठीक है, 1784 का। तो अगेन इन्हीं डायमेंशंस को हम यहां पर भी कवर करेंगे। इसको कवर करते करते कुछ कंडीशंस और बनी। ठीक है, इस एक्ट में भी कुछ लिमिटेशंस थी और कुछ ऐसी स्पेसिफिक कंडीशंस थी जिसकी वजह से हमें
कुछ और एक्ट्स को इंट्रोड्यूस करना पड़ा। फॉर एग्जांपल द एक्ट ऑफ 1786 एंड चार्टर एक्ट ऑफ 1793। ठीक है, इसकी भी प्रोविजंस को हम समझेंगे, राइट। सो फर्स्ट पार्ट में हम इनकी तरफ ध्यान देंगे एंड सेकेंड पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर लेक्चर जो आपको नेक्स्ट लेक्चर में बेसिकली मिलेगा, इस टॉपिक का नेक्स्ट लेक्चर में, वहां पर हम चार्टर एक्ट ऑफ 1813, 1833 एंड 1853 को कवर करेंगे आपके साथ, और उसके भी इंपॉर्टेंट प्रोविजंस, उसके इंपॉर्टेंट फैक्टर्स, इसकी सिग्निफिकेंस और लिमिटेशंस को डिटेल में डिस्कस करेंगे। एंड ये सारी चीजें करते वक्त हमारा पर्टिकुलरली ध्यान होगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ऊपर, क्योंकि अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को इग्नोर करते हुए हम ये टॉपिक करेंगे तो देयर इज अ चांस कि हम डिविएट हो सकते हैं और हम इतना फायदा ना ले पाए। अब दोस्तों, मैं समझता हूं कि इस बात की मेरे को भरपूर इंफॉर्मेशन है कि अच्छी रिवीजन करने के लिए यू विल नीड दीज पीडीएफ्स, राइट। तो इन पीडीएफ्स को अगर आप लेना चाहते हैं, आप इनका एक्सेस चाहते हैं, तो ज्वाइन द CS लाइव ग्रुप। टेलीग्राम पे आपको सर्च करना है CSLIVE स्पेस ग्रुप, तो आपको एक चैनल मिलेगा। उस चैनल में आपको इस पर्टिकुलर सीरीज के सभी पीडीएफ्स मिल जाएंगे, ठीक है। आई विल अरेंज ऑल द पीडीएफ्स एंड यू विल बी एबल टू एक्सेस ऑल द पीडीएफ्स देयर, राइट। इसी के साथ साथ इंस्टाग्राम पर भी मेरे साथ कनेक्टेड रहिए। आप में से बहुत से एस्पिरेंट्स ने मेरे साथ इंस्टाग्राम के थ्रू चैट भी की है, कुछ कई बार जरूरत पड़ती है तो कॉल भी कर लेते हैं, और आपकी एग्जाम रिलेटेड प्रिपरेशन की जो कुछ उतार चढ़ाव अगर चल रहा है या कोई स्ट्रैटेजी को समझ नहीं पा रहा, तो उसमें कुछ गाइडेंस मिल जाती है, ठीक है। तो विद दैट यू आर एबल टू मेक द राइट डिसीजंस रिलेटेड टू योर एग्जाम्स, ठीक है। तो डू कनेक्ट विद मी ऑन इंस्टाग्राम एज वेल, ठीक है। इसमें यहां पर भी मुझे फॉलो कर लीजिए, और ये याद रहे कि कुछ कॉमन क्वेरीज भी आती हैं, तो उसमें एफिशिएंटली आगे बढ़ने के लिए, अपना भी टाइम बचाने के लिए और आपका भी टाइम बचाने के लिए, व्हाट आई डू इज कि मैं कॉमन क्वेरीज के लिए एक लाइव सेशन ले लेता हूं कई बार, ठीक है। इंस्टाग्राम पर भी आपको पता है लाइव सेशन हो जाता है, और टेलीग्राम पर भी उन कॉमन क्वेरीज के रिप्लाई टाइम टू टाइम करता रहता हूं, ठीक है। तो डू कनेक्ट विद मी हियर, राइट। अब हम स्टार्ट करते हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक को। तो बेसिकली दोस्तों, अंग्रेज जब भारत में आए, ग्रेजुअली उनकी ट्रांसफॉर्मेशन हुई थी फ्रॉम अ कमर्शियल कंपनी टू द पॉलिटिकल मास्टर्स, एडमिनिस्ट्रेटिव मास्टर्स ऑफ इंडिया। अब ये इतना बड़ा चेंज जो है, ये जाहिर सी बात है, ओवरनाइट नहीं होगा, ठीक है। और ये चेंज में इन एक्ट्स ने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। तो अगर हम इस ट्रांसफॉर्मेशन को समझना चाहते हैं, ठीक है, ये एक कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर है, बट जैसा कि मैं आपको हर बार कहता हूं कि हमने अंग्रेजों से एक बात जरूर सीखनी है कि वी शुड बेसिकली डिवाइड एंड कॉन्कर एनीथिंग विच सीम्स टू बी डिफिकल्ट फॉर अस, राइट। तो इस पूरे प्रोसेस को हम डिवाइड करेंगे, और हिस्ट्री की बात चल रही है तो क्रोनोलॉजिकल डिवीजन जो है वो सबसे बेस्ट तरीका माना जाता है एक टॉपिक को डिवाइड करने का, ठीक है। तो यहां पर हम इस ट्रांसफॉर्मेशन को 3 फेजेस में डिवाइड कर सकते हैं। फेज 1 में जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वो एक कमर्शियल ट्रेडिंग बॉडी की तरह काम कर रही थी। इस फेज 1 को हम बेसिकली कवर कर चुके हैं। जितनी कहानी अभी तक हमने की है उसमें ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, उसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव जो था वो भारत में व्यापार करना था, ठीक है। पर्टिकुलरली 1765 तक, ठीक है। उसके आगे भी हमने कई डेवलपमेंट्स वैसे देख लिए हैं, बट 1600 से लेकर 1765 तक उनका ऑब्जेक्टिव था कि भारत में प्रॉफिटेबल ट्रेड करें, और उस ट्रेड से बेसिकली जो ब्रिटिश के कैपिटलिज्म है उसको प्रमोट किया जाए, ठीक है। ब्रिटिश में वेल्थ को बढ़ावा दिया जाए, ठीक है। तो यहां पर सिर्फ ट्रेडिंग कंपनी है। लेकिन 1765 ऑनवर्ड्स जब बंगाल के रिसोर्सेज उनके कदमों में आ गए, तब उन्होंने कहा कि यार अब पूरा का पूरा इंडिया के ऊपर अगर हम कंट्रोल ले लें तो बेसिकली हमारे कई खर्चे बच सकते हैं, और इतनी बड़ी पॉपुलेशन यहां पर है, हम अपने मैनचेस्टर गुड्स को भी यहां पर बेच के खूब सारा प्रॉफिट कमा सकते हैं, ठीक है। तो नीयत इनकी खराब हो गई, ठीक है। नीयत जो है वो बदनीयत बन गई, ठीक है। तो इसी के चलते इनका सेकंड फेज स्टार्ट हो जाता है, जहां पर 1765 से लेके 1858 तक के टाइम पीरियड को माना जाता है। इस टाइम पीरियड में जो भारत के ऊपर कंट्रोल है वो किसका है? डायरेक्ट कंट्रोल बेसिकली ईस्ट इंडिया कंपनी का है। बट हाँ, ईस्ट इंडिया कंपनी को इस टाइम पीरियड में कौन कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है? ब्रिटिश पार्लियामेंट, ठीक है। ये हम आज के इस लेक्चर में समझेंगे कि किस प्रकार से, राइट। और जैसा आप जानते हैं कि 1857 में क्या हुआ था? क्रांति हुई थी, रेवोल्यूशन हुई थी, सिपॉय म्यूटिनी, ठीक है। रिवोल्ट ऑफ 1857 हुआ था, जहां पर ब्रिटिश पार्लियामेंट ने बड़ी ही चालाकी से पूरा का पूरा ब्लेम कंपनी की खराब एडमिनिस्ट्रेशन को देते हुए कहा कि हम भारत में गुड गवर्नेंस स्टार्ट करना चाहते हैं, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 स्टार्ट कर दिया, जिसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी की जो पावर्स थी वो विड्रॉ कर ली गई, और इंडिया डायरेक्टली क्राउन रूल के अंडर आ गया, ठीक है। और इस फेज में क्या हो रहा था कि बेसिकली अलग अलग जो लेजिस्लेशंस बन रही थी, एक्ट्स बन रहे थे, उससे ईस्ट इंडिया कंपनी की पावर्स को कंट्रोल कर रही थी ब्रिटिश पार्लियामेंट और ब्रिटिश गवर्नमेंट। एंड हमारे यहां इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ईस्ट इंडिया कंपनी
बहुत ज्यादा अपनी टेरिटोरियल एक्सपेंशन की तरफ आगे बढ़ रही थी। ठीक है, इसके बाद जो फेज 3 है वो 1858 से 1947 तक चलता है। यहां पर अगेन बहुत सारे चेंजेस आते हैं, मॉरले मिंटो रिफॉर्म्स, मॉन्टेग क्लेमसफोर्ड रिफॉर्म्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 एंड मेनी अदर थिंग्स। ये हमारा आगे का जब फ्रीडम स्ट्रगल होगा इसको हम साथ साथ कवर करते रहेंगे। ठीक है, तो अंग्रेजों का इस तरह से सिर्फ कंपनी से ग्रेजुअली ट्रांसफॉर्मेशन हो गया इनटू द पॉलिटिकल मास्टर्स, द कॉलोनियल मास्टर्स ऑफ इंडिया। ठीक है, अब इसमें हमने स्टार्ट करना है रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 को, कि बेसिकली 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की क्या जरूरत पड़ गई, इसको हमने समझना है। तो दोस्तों हो ये रहा था कि 1764 में बैटल ऑफ बक्सर हुई थी, जिसके बाद बंगाल में ड्यूअल गवर्नमेंट, ठीक है, ड्यूअल एडमिनिस्ट्रेशन, जैसा कि हम इसको कवर कर चुके हैं, वो स्टार्ट हो गई थी। उसके चलते ये चीज बड़ा क्लियर होना शुरू हो गई थी इन ब्रिटिश पार्लियामेंट एज वेल एज इन ब्रिटेन कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में कुछ तो गड़बड़ कर रही है, कुछ तो इसके पास एक्स्ट्रॉर्डिनरी पावर्स आ रही हैं कि इतने सारे पैसे इनको मिल रहे हैं कि ये ब्रिटेन में आके हमारी पार्लियामेंट को भी हाईजैक कर सकते हैं और हमारी सोसाइटी को भी हाईजैक कर सकते हैं। इसलिए ये बड़ा ही नेसेसरी लगने शुरू हो गया कि हमें एक ऐसा एक्ट लेजिस्लेट करना पड़ेगा जिससे कि कंपनी की लगामें थोड़ी सी कसी जा सके। ठीक है, तो उसके लिए रेगुलेटिंग एक्ट आया था। अब इसके पीछे के अगर मेन फैक्टर्स को हम समझना चाहते हैं तो बेसिकली वी कैन डिवाइड दीज फैक्टर्स इनटू 5 पार्ट्स। ठीक है, व्हाट आर दीज पार्ट्स? कि एक ड्यूअल एडमिनिस्ट्रेशन जो बंगाल में चल रही थी उसकी वजह से ना एक इनहेरेंट प्रॉब्लम थी। ठीक है, देयर वाज एन इनहेरेंट प्रॉब्लम इन ड्यूअल सिस्टम, जहां पर पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटी का आपस में डाइवोर्स था। इसको हम कवर कर चुके हैं बैटल ऑफ बक्सर के आफ्टरमैथ, और उसके कॉन्सिक्वेंसेज में हमने देखा था कि किस प्रकार से जो डी फैक्टो रूलर थे, ठीक है, डी फैक्टो रूलर जो थे वो ब्रिटिश ही थे। ठीक है, लेकिन ऑन पेपर बंगाल के नवाब को ही अल्टीमेट अथॉरिटी माना जा रहा था। और इसके पीछे कारण यह था कि अंग्रेज नहीं चाहते थे कि ब्रिटेन में कोई ऐसा मैसेज चला जाए कि ईस्ट इंडिया कंपनी हैज नाउ स्टार्टेड टू रूल द टेरिटरीज ऑफ इंडिया, ताकि उनकी कहीं मोनोपोली ना चली जाए, मोनोपोली छीन ना ली जाए। राइट, और दूसरा, इंडिया में दूसरे प्रिंसली स्टेट्स और पावर्स भी काफी स्ट्रांग थे और ब्रिटिश की पोजीशन इतनी स्ट्रांग नहीं थी कि अगर सबको पता लग गया कि अंग्रेजों के असली मंसूबे क्या हैं तो एवरीवन कुड हैव यूनाइटेड और अंग्रेजों की ये दास्तां शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाती। तो उन्होंने बड़ी ही चालाकी से इस तरह से प्रोजेक्ट किया कि अथॉरिटी देखो नवाब के पास ही है, राइट, और ट्रेडिशनली नवाब मुगल एम्परर को जवाबदेही होते हैं, तो हाँ वो कर रहे हैं अपना काम, लेकिन दीवानी और निजामत फंक्शंस, दोनों ही ये फंक्शंस जो हैं अंग्रेजों ने अपने पास रख लिए। रेवेन्यू कलेक्शन भी और निजामत फंक्शंस जो हैं जिसमें लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना होता है, उसके ऊपर इनडायरेक्ट कंट्रोल अंग्रेजों ने रख लिया था। ठीक है, तो ये ऐसा सिस्टम था जहां पर इंडियन ऑफिशियल्स के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा थी, लेकिन उनके पास पावर इतनी नहीं थी। अंग्रेज हर जगह इंटरवीन करते थे, वाइल ब्रिटिश ऑफिशियल जो होते थे उनके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। अगर कुछ गड़बड़ होती है तो उन्हीं का दोष माना, इंडियंस के ऊपर दोष लगा देंगे कि हाँ नवाब ही एडमिनिस्ट्रेशन ठीक नहीं कर रहा, चेंज द नवाब, ठीक है, या फिर चेंज द पर्टिकुलर नायब सूबेदार, एटसेट्रा एटसेट्रा। इस तरह की प्रकार से चीजें चल रही थी यहाँ पे। ठीक है, तो इस सिस्टम के बारे में ब्रिटेन में पता लग गया था और बहुत बड़ा एक ओपिनियन ऐसा आना शुरू हो गया कि इसको थोड़ा स्ट्रीमलाइन करने की जरूरत है। ठीक है, इसी के साथ हम वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ते हैं कि यूरोप में इंफॉर्मेशन एज आई थी, रेनेसॉ आया था, जहां पर कई सारे पॉलिटिकल थिंकर्स ने अपने विचार व्यक्त किए थे। कई लोग लेस फेयर की बात करते थे, जहां पर कहा जाता था कि सभी को बेसिकली अगर ट्रेड होना चाहिए तो वो फ्री ट्रेड होना चाहिए, कि एक कंपनी को मोनोपोली देने का कोई मतलब नहीं बनता। लेट एवरीवन कंपीट, जो बेस्ट कंपटीशन में जो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है उसके हिसाब से जो जीतेगा वो अच्छा ट्रेड कर सकता है, उसको ही चांस मिलना चाहिए। यानी कि बेसिकली सबको चांस देने की बात की जाती थी। इसी के साथ साथ ये कहा था, ये भी ऑब्जर्व किया जा रहा था कि कंपनी के जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने इंडिया में आकर करप्शन बहुत ज्यादा की। ठीक है, ऑफिशियल्स को अलाउड नहीं था कि वो प्राइवेट ट्रेड कर सकें, क्योंकि चार्टर जो है, मोनोपोली जो है, क्राउन की तरफ से ईस्ट इंडिया कंपनी को दी गई थी। लेकिन आपको पता है कि कंपनी जो है वो एक व्यक्ति तो है नहीं कि अगर उसके अधिकारों के साथ कुछ उसका उल्लंघन हो रहा है तो वो कहीं जाकर अपील कर सके। उसको चलाने वाले लोग उसे कंट्रोल करते हैं, और अगर चलाने वाले और अगर कंपनी को चलाने वाले लोगों की नीयत साफ है
तो शायद वो करप्शन ना करते। लेकिन कंपनी को मिली मोनोपोली की आड़ में इसके ऑफिशियल्स ने और इसके सर्वेंट्स ने अपना प्राइवेट ट्रेड इंडिया के साथ किया और खूब दौलत कमाई और इतना सारा पैसा कमा लिया कि इनके पास इतना इन्फ्लुएंस इकट्ठा हो गया कि कहते हैं ना कि वेल्थ भी बहुत ताकत होती है पैसे में। ठीक है, धरती के ऊपर पैसा, दोस्तों ट्रस्ट मी, मनी इज द सेकंड गॉड। और कोई अगर ऐसी बात मानते हैं ना कि नहीं पैसा तो पैरों की धूल है, रियलिटी है कि अगर घर पे कोई बीमार है, ठीक है, यू हैव मनी, आप उसका उपचार करवा सकते हैं। अगर आपको अच्छी एजुकेशन लेनी है, यू हैव मनी, यू कैन गो टू गुड स्कूल्स, गुड कॉलेजेस, राइट। इफ यू हैव मनी यू कैन स्पेंड देम टू गेट सम लग्जरीज। ठीक है, वो सुख देता है पैसा, राइट। मुसीबत में भी पैसा आता है, राइट। मुसीबत में पैसा साथ देता है, काम आता है। ठीक है, तो मनी इज इंपॉर्टेंट, ठीक है, और उसमें अच्छी खासी पावर होती है। तो जितनी दौलत इन्होंने, कंपनी के ऑफिशियल्स और सर्वेंट्स ने भारत से कमाई, इनके पास इतनी दौलत थी कि ब्रिटेन में जाकर ये उनके पार्लियामेंटेरियंस को खरीद सकते थे या अपने ऐसे एजेंट्स बिठा सकते थे पार्लियामेंट में जो इनकी मर्जी के कानून बनाए। ठीक है, और पॉलिटिकल थिंकर्स ये कह रहे थे कि अगर बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गए तो ब्रिटिश पार्लियामेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट और इवन क्राउन रूल उसको अंडरमाइन कर सकती है कि एक प्राइवेट कंपनी इतनी स्ट्रांग हो सकती है। ठीक है, आप अगर इसको विजुअलाइज करना चाहते हो थोड़ा, जस्ट इमेजिन कि जैसे रिलायंस इज अ वेरी बिग कंपनी, जस्ट इमेजिन कि हमने रिलायंस को अफ्रीका के साथ ट्रेड करने का अगर मोनोपोली दे दी और उसके बाद पता लगा कि अफ्रीका की कई कंट्रीज में रिलायंस का राज शुरू हो गया है और वो इतनी स्ट्रांग बन गई है कि बेसिकली एक पैरेलल गवर्नमेंट चला रही है, तो दैट बिकम्स अ कॉज ऑफ कंसर्न। फिर उसको रेगुलेट करने की जरूरत पड़ेगी फॉर द गवर्नमेंट। ठीक है, तो यहां पर भी इसी प्रकार से एक चीज चल रही थी। इसी के साथ साथ देयर वाज अ फैक्टर ऑफ जेलसी एज वेल इन ब्रिटेन। 1600 में चार्टर मिला, मोनोपोली दी। ठीक है, फिर 1600 से लेकर अगले 150 सालों तक, ठीक है, 1600 से 1764 तक ब्रिटेन में कई मर्चेंट्स इमर्ज हुए जिनको पता लग गया था कि इंडिया के साथ ट्रेड जो है वो बहुत प्रॉफिटेबल है। इतना प्रॉफिटेबल कि कई ये जितने लोग हैं ना, ये क्या बन गए, नवाब बन गए। नवाब ना एक तरीके से मजाक उड़ाने के लिए कहा जाता था। जैसे हमारे यहाँ पे कहा नहीं जाता कि कोई ऐसा बच्चा हो जो बहुत आराम प्रस्त है, ठीक है, तो वो ज्यादा देर तक सोता है तो या लेट आता है घर वापस, तो उसके पेरेंट्स क्या बोलेंगे कि आ गए लाड साहब। तो ये जो लाड साहब है ना, दिस इज बेसिकली द इंडियनाइज्ड वर्जन ऑफ लॉर्ड। ठीक है, कि मजे मारते हैं लॉर्ड, ठीक है, तो लाड साहब मजाक उड़ाते हैं। तो इसी तरह से ये लोग क्या कहते थे कि हियर कम्स द नवाब। ठीक है, तो नवाब क्या था कि ये एक डिराइसिव टर्म होती थी, मजाक करने के लिए यूज की जाती थी, एंड इट बिकेम द सिंबल ऑफ करप्शन एंड एक्सप्लॉयटर्स ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इतना सारा प्रॉफिट लेके जो इन्होंने दौलत इकट्ठी की, बहुत सारे मर्चेंट्स चाहते थे कि इस जो प्रॉफिटेबल ट्रेड है इंडिया के साथ चल रहा है उसमें हमें भी हिस्सा मिलना जरूरी है। इसी के साथ साथ कंपनी फाइनेंशियल क्राइसिस में भी आ गई और ये 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट का इमीडिएट कॉन्टेक्स्ट बना। ये इंटरेस्टिंग है, लेट अस सी हाउ। देखो ऐसा है कि अंग्रेजों ने ना भारत में आकर ट्रेड तो कर रहे थे, लेकिन उनका एक काम था कि दूसरी यूरोपियन पावर्स को भी वो खदेड़ दें पीछे। ठीक है, इसमें आप जानते हैं कि इनका डच के साथ भी मुठभेड़ हुई थी, फ्रांस के साथ सबसे ज्यादा मुठभेड़ हुई थी, और जब भी मुठभेड़ होती थी तो उसमें वॉर्स हो जाती थी। ठीक है, हमने कार्नाटिक वॉर्स को भी देखा है, हमने पलासी और बक्सर की भी लड़ाई को देखा है। ठीक है, और 1773 के आसपास तक की मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, तो बहुत ज्यादा वॉर्स नहीं, पर हाँ सिग्निफिकेंट वॉर्स हुई थी जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी के रिसोर्सेज ड्रेन हो रहे थे, इतने ज्यादा कि बेसिकली ये कर्जे में आ गई। ठीक है, इसको ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास हाथ फैलाने पड़े कि हमें थोड़े से पैसे दे दो। जब एक बहुत बड़ा ओपिनियन ब्रिटेन में ये बना हुआ था कि ये ईस्ट इंडिया कंपनी के मंसूबे सही नहीं है, ये प्रॉफिट सिर्फ अपने लिए रख रहे हैं, इतने ज्यादा नोटोरियसली पावरफुल होते जा रहे हैं पैसे के दम पर कि ये हमारी सोसाइटी को खराब कर सकते हैं, हमारी पार्लियामेंट को और हमारी गवर्नेंस को। तो कॉन्सिक्वेंटली उस टाइम पर जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे लॉर्ड नॉर्थ, उनको ईस्ट इंडिया कंपनी की ये जो हाथ फैलाए ना उन्होंने, उनको यहां पर दिखी एक अपॉर्चुनिटी। ठीक है, कहते हैं ना आपदा में अवसर, तो ईस्ट इंडिया कंपनी की इस आपदा में लॉर्ड नॉर्थ ने एक अवसर देखा जहां पर ब्रिटिश गवर्नमेंट का ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर कंट्रोल बढ़ाया जा सकता था। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि कंपनी कर्जा चाहती है, इतनी बड़ी कंपनी, हमने ट्रेड में भी खुली छूट दे रखी है, ऐसा क्या होगा कि आप कर्जे में आ गए। तो इन्होंने कहा कि इनके अफेयर्स, ठीक है, जो भी कंपनी भारत में कर रही है उसका डिटेल में विश्लेषण किया जाए और उसके ऊपर एक रिपोर्ट तैयार की जाएगी। और रिपोर्ट तैयार करके उन्होंने ब्रिटिश पार्लियामेंट में उसको सबमिट कर दिया। जब वो रिपोर्ट सबमिट हुई तो क्लियर हो गया कि गड़बड़ है,
अच्छी खासी गड़बड़ है और कंपनी को रेगुलेट करने की बहुत डायर नीड है। तो कॉन्सिक्वेंटली एक सपोर्ट बना, ठीक है, और लेजिस्लेटर्स ने रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 को पास किया। अब देखते हैं कि इन्होंने इस एक्ट के जरिए, ठीक है, किस प्रकार से हमारे ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने की कोशिश की। ठीक है, तो जो ब्रिटिश पार्लियामेंटेरियंस से उस समय पर, ठीक है, तो उनका यह मानना था कि यार कंपनी ना बहुत ज्यादा एक्सेसिवली अपनी मनमानी कर रही है और जो रिसोर्सेस इनको बेसिकली ऐसे शेयर करने चाहिए ब्रिटेन के साथ जहां से ब्रिटेन की जनता का भला हो सके, ये अपने एम्बिशियस प्रोजेक्ट्स के लिए यूज करते जा रहे हैं, लड़ाइयां करते जा रहे हैं। तो इनका मानना था कि कुछ ऐसा करो कि ये रिसोर्सेज जो कंपनी के हैं, सरप्लस रिसोर्स, ये ब्रिटेन के टैक्सेस को कम करने के लिए यूज हो और पब्लिक डेट जो ब्रिटिश सरकार के ऊपर है उसको एड्रेस करने के लिए यूज किया जाए। ठीक है, तो अभी तो खैर कर्जे की बात चल रही है, तो उसका सोल्यूशन चाहिए था। ठीक है, तो यहां पर इनका यह मानना था कि कंपनी को ना, इन्होंने आगे जाकर फिर यह भी एक कानून बना दिया कि कंपनी को हर साल 4 लाख पाउंड्स, ठीक है, ये सरकार को देने पड़ेंगे। ठीक है, पर ये आगे की बात है। अभी देखते हैं कि जो 1773 का एक्ट आया था उसने क्या किया। तो इसमें ना 2 मेन प्रोविजन थी, इसमें काफी सारी प्रोविजंस थी जिनको 2 पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं। इसमें एक साइड जो है, ठीक है, इस पर्टिकुलर एक्ट में एक तरफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ब्रिटेन के अंदर जो गवर्नेंस है उसको कंट्रोल किया जाएगा, क्योंकि देखो यहां पर ये है इंग्लैंड, ठीक है, और दूर इधर जाके ये है इंडिया। अब जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसको चलाने वाले लोग, उनकी प्रेजेंस यहां पर है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी को बेसिकली उसकी ओवरऑल गवर्नेंस को देखते हैं, और जो डायरेक्टली इंडियन अफेयर्स के साथ जिनका इमीडिएट कंट्रोल है वो लोग यहां बैठते हैं। पर्टिकुलरली ये जो गवर्नर्स वगैरह होते थे इनके, ठीक है, गवर्नर ऑफ मद्रास, बंगाल एंड बॉम्बे, ठीक है, और उनके कई ऑफिसर्स, राइट। तो इसमें इस एक्ट ने इनको, जो इंग्लैंड में बैठे हैं उन ऑफिसर्स को भी कंट्रोल करना है, और इंडिया में भी जो लोग बैठे हैं जो ईस्ट इंडिया कंपनी के अफेयर्स को चला रहे हैं उनको भी कंट्रोल करना है। ठीक है, और इसी के साथ साथ इस चीज का भी ध्यान रखना है कि देखो अब ईस्ट इंडिया कंपनी इंपॉर्टेंट तो बन गई है, पैसे इतने इकट्ठे कर लिए कि उन पैसे का इस्तेमाल करके ब्रिटेन में एक बहुत इन्फ्लुएंशियल क्लास मौजूद है जो चाहती है कि ईस्ट इंडिया कंपनी इसी तरह से मोनोपोली एक्वायर करके रखे। इनके कई एजेंट्स ब्रिटिश पार्लियामेंट में भी बैठ रखे हैं। तो 1773 के एक्ट ने कोशिश की कि जो कंपनी के इंटरेस्ट हैं उसको भी बैलेंस हम करें, और ये जो न्यू इमर्जिंग मर्चेंट क्लास है जो चाहती है कि इस प्रॉफिट का शेयर हमें भी मिले, और कई ऐसे पार्लियामेंटेरियंस जो नॉन कंपनी पार्लियामेंटेरियंस है कि बेसिकली उनकी कोई सिंपैथी नहीं है ईआईसी से, उसको भी उनके इंटरेस्ट का भी ध्यान रखा जाए। ठीक है, सो कॉन्सिक्वेंटली यहां पर जो एक्ट आया उसने डिसाइड क्या किया कि मोनोपोली जो है कंपनी की वो रिटेन्ड रहेगी। ठीक है, अगले 20 साल के लिए मोनोपोली अभी आप ही के पास रहेगी। जो ऑफिशियल्स की अपॉइंटमेंट है वो भी ईस्ट इंडिया कंपनी खुद ही करेगी, कि जो उसको लगता है कि कौन से ऑफिसर को कहां बिठाना है वो भी वो खुद कर सकती है। लेकिन इसके साथ उन्होंने कहा कि आपकी पार्लियामेंट को जवाबदेही बनेगी, तांडव नहीं कर सकते आप वहां पे। अगर तांडव कर रहे हो तो बताओगे कि क्या तांडव कर रहे हो। अगर उस तांडव से ब्रिटिश सोसाइटी, ब्रिटिश पार्लियामेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट को नेगेटिव इंपैक्ट पड़ रहा है तो वहां पे फिर क्राउन एक डिसाइसिव एक्शन ले सकता है। ठीक है, तो अब डिटेल में देखते हैं कि क्या प्रोविजंस हैं। ठीक है, लेकिन उसमें आगे जाने से पहले, ठीक है, सेलिएंट फीचर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और दोस्तों पिछले कई सालों में इस पे सवाल आया हुआ है। ठीक है, वी कैन नॉट मिस दैट। तो इसके बारे में बताने से पहले फटाफट आपको बताऊंगा कि एक तो देखो ये ग्रुप ज्वाइन जरूर कर लेना टेलीग्राम का, एंड इंस्टाग्राम पे मुझे जरूर फॉलो करना। एंड सेकेंडली, अगर आप पूरे के पूरे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, सिलेबस को टाइमली कंप्लीट करना चाहते हैं, स्पेशली फॉर योर 2024 एग्जाम, तो आपके लिए स्टडी आईक्यू का P2I कोर्स इज द बेस्ट कोर्स, जिसकी मदद से आप पूरा सिलेबस टाइमली कवर कर सकते हैं। आपको लाइव क्लासेस इसमें मिलेंगी, बुक्स जो हैं वो फिजिकल फॉर्म में आपके पास रहेंगी, वो लंबी लाइनों में खड़ा नहीं होना पड़ेगा टू गेट द फोटो कॉपीज ऑफ डिफरेंट सोर्सेस, राइट। इसके अंदर डेली करंट अफेयर प्रोग्राम भी है, आंसर इवैल्यूएशन की फैसिलिटी है जिसमें आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है, डेली बेसिस पे हम भी एक क्वेश्चन देंगे इस बैच के अंदर, एंड कोई भी क्वेश्चन है आप उसको इवैल्यूएट करवाना चाहते हैं तो करवा सकते हैं। एक डेडिकेटेड ईमेल आईडी मिलती है, उस पर आप भेज के यू कैन गेट योर आंसर्स चेक्ड। इसी के साथ मेंटरशिप मिलती है जहां पर एक डेडिकेटेड पर्सन, उसका कॉन्टैक्ट नंबर आपके साथ शेयर किया जाता है, और कोई भी सवाल हो, डाउट हो, तैयारी से रिलेटेड, बुक से रिलेटेड, स्ट्रैटेजी से रिलेटेड, उनके साथ डिस्कस आप कर सकते हैं। तो फाउंडेशन आपकी अच्छे से बन जाती है, इसमें एनसीईआरटीज भी पूरी की पूरी कवर हो जाती हैं इसके अंदर, राइट। एंड प्रीलिम्स का टाइम जब पास आता है, बेसिकली जनवरी एंड फरवरी के पास, तो वहां पर एक क्रैश कोर्स आपको विदाउट एनी एडिशनल चार्ज मिलता है, जिससे कि आप अपने पिछले
5-6 महीनों की जितनी मेहनत है उसको कंसोलिडेट कर सकते हैं टू एस इन द प्रीलिम्स एग्जाम, जो कि आयरन गेट बन चुका है। ठीक है, एमसीक्यूज को सॉल्व करने के लिए रिवीजन इंपॉर्टेंट है, कंसोलिडेशन इंपॉर्टेंट है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम पूरा क्रैश कोर्स देते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, कुछ एडिशनल चार्ज नहीं इसमें लगेगा। एक बार P2I में एनरोल कर लिया, क्रैश कोर्स आपको मिलेगा। प्रीलिम्स के लिए स्पेसिफिक बुक्स होंगी। ठीक है, देन मेंस के समय पर आपको मेंस का भी क्रैश कोर्स मिलेगा, रिगरस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होगी, और मेंस के टाइम पे हम एक हफ्ते को 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। 3 दिन हम पूरे सिलेबस में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को रिवाइज करेंगे, 2 दिन उन टॉपिक से रिलेटेड रिगरस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होगी। वो आंसर्स आपके इमीडिएटली चेक होकर आपको तुरंत दे दिए जाएंगे, और एक दिन करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन होगी, जहां पे करंट अफेयर्स की पॉइंट्स को कैसे आंसर में लिखना है उसकी ट्रेनिंग दी जाएगी। इसकी मदद से यू विल बी इन अ पोजीशन टू एस इन द मेंस एग्जाम, और उसके मॉक के लिए मॉक टेस्ट अलग से होंगे। ठीक है, कोर्स में एनरोल करते ही हर हफ्ते आपको वीकेंड पे टेस्ट भी मिलेगा, वीकली टेस्ट हम इसको कहते हैं, 50 एमसीक्यूज का, ताकि एक हफ्ते में जो भी कुछ कवर किया आपने उसकी रिवीजन अच्छे से हो सके। राइट, इंटरव्यू के समय पर भी भरपूर गाइडेंस है, और जो क्लासेस आपकी मान लो कभी मिस हो जाती हैं तो उसके रिकॉर्डेड वर्जन आपके पास रहेगा। हर क्लास का रिकॉर्डेड वर्जन आपके पास रहेगा फॉर 2.5 ईयर्स। ठीक है, 2.5 साल के लिए, जब एनरोल किया उससे 2.5 साल तक आपके पास वो रिकॉर्डेड वर्जन अवेलेबल रहेगा। ठीक है, तो 2024 वालों, समय बहुत ज्यादा नहीं है, सितंबर खत्म होने पे आ रहा है, ऑलरेडी यू आर लेट। तो 30 सितंबर तक हमारे इस बैच की बेसिकली एडमिशंस बंद हो जाएंगी, उससे पहले आप इसमें एनरोल कर लो। एंड मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए द कोड दैट यू हैव टू यूज इज CSLIVE। इस कोड को यूज करने से आप सबसे हाईएस्ट डिस्काउंट जो है वो अवेल कर सकते हैं। सो चेक आउट द प्राइसेस बाय गोइंग टू StudyIQ ऐप या वेबसाइट, और लिंक्स जो हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे। 2025 वालों को मैं बताना चाहूंगा कि सिमिलर बैच 2025 के लिए भी टारगेट हम कर रहे हैं। ये और भी ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव बैच है, क्योंकि इसमें समय हमारे पास ज्यादा है। तो हमने बेसिकली इस हिसाब से इसको स्ट्रक्चर किया है कि जो वर्किंग प्रोफेशनल्स और कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं, अगर वो अभी इसको ज्वाइन करते हैं तो बिना किसी एक्स्ट्रा बर्डन के वो इसको कवर कर सकते हैं। ठीक है, इसमें इस तरह से क्लासेस चलेंगी कि घर पे अगर आप आधा 1 घंटा भी दे सकते हैं सेल्फ स्टडी को, तब भी आपको फायदा हो जाएगा। ठीक है, इसमें हमने 2 पार्ट्स में जो कोर कंपोनेंट्स हैं, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट एंड इकोनॉमी, इनको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहले पार्ट्स में हम बेसिक कराते हैं कि क्लास में ही अच्छे से सुन लो, घर जाके बस आधा घंटा रिवाइज करना है, कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए। उसके बाद इन्हीं की एडवांस क्लास होती है। इनके बेसिक एडवांस करने के बाद जो दूसरे कंपोनेंट्स है, जैसे वर्ल्ड हिस्ट्री हो गया, सिक्योरिटी हो गया, डिजास्टर मैनेजमेंट हो गया, ठीक है, पोस्ट इंडिपेंडेंस हो गया, ये बड़े आराम से कवर हो जाता है। राइट, ये 3 साल के लिए वैलिड रहेगा, 2025 को टारगेट करेगा, लेकिन अगर मन किया कि 2024 का पेपर देना है तो उसको भी दे सकते हो, उसका भी क्रैश कोर्स सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, रेजिडेंशियल प्रोग्राम्स, एवरीथिंग यू विल गेट। डिटेल मैं PDF में भी दे दूंगा, ठीक है, जो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। एंड हाईएस्ट डिस्काउंट के लिए CS लाइव कोड यूज करना, और हिंदी माध्यम के छात्र भी कर सकते हैं इसमें एनरोल। डेडिकेटेड हिंदी माध्यम का भी हमारा ये बैच है। ठीक है, अब इतनी सारी बातें इसकी कर ली, अब मुद्दे पे आते हैं यार। ठीक है, मुद्दे पे देखो, अब प्रोविजन इसमें क्या थी, इसकी प्रोविजंस को समझने से पहले ना हमें ईस्ट इंडिया कंपनी को गवर्न कैसे किया जाता था बिफोर 1773 एक्ट, ये समझना जरूरी है। ठीक है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल करने के लिए 2 बॉडीज हुआ करती थी, एक थी कोर्ट ऑफ प्रोपराइटर्स और दूसरा था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है, व्हाट इज कोर्ट ऑफ प्रोपराइटर्स? दिस इज बेसिकली अ ग्रुप ऑफ शेयर होल्डर्स। ठीक है, जॉइंट स्टॉक कंपनी थी ना ईस्ट इंडिया कंपनी, तो उसके शेयर्स थे। अब जो शेयर होल्डर्स हैं वो प्रोपराइटर्स बन जाते थे। ठीक है, कब बनते थे? अगर उन्होंने 500 पाउंड से ज्यादा के शेयर्स खरीद रखे हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के। राइट, अब जो शेयर होल्डर्स तो बहुत से हैं, अब जो लोग 500 पाउंड से ज्यादा उन्होंने शेयर्स कलेक्ट कर रखे हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के, उनके पास पावर है टू इलेक्ट। किसको इलेक्ट करेंगे? मोदी जी को, प्राइम मिनिस्टर को ब्रिटेन के, या कोई और? तो ये जवाब है कोई और। ठीक है, कौन है ये? ये है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है, 24 डायरेक्टर्स होते थे। ठीक है, देयर वर 24 डायरेक्टर्स, एंड ये 24 डायरेक्टर्स ईस्ट इंडिया कंपनी में जैसे गवर्नर जनरल कौन अपॉइंट होगा एटसेट्रा एटसेट्रा, इसका फैसला करते थे। क्या किस प्रकार से कंपनी अपना काम करेगी, क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे, वो ये लोग डिसाइड करते थे। तो ये कोर्ट ऑफ प्रोपराइटर्स इन 24 लोगों को इलेक्ट करते थे। ठीक है, दे यूज्ड टू इलेक्ट द डायरेक्टर्स। और डायरेक्टर कौन बन सकता है? जिसके पास 100 पाउंड से ज्यादा का शेयर अगर ईस्ट इंडिया कंपनी का है, तो दैट पर्सन इज एलिजिबल टू बिकम कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, टू बिकम मेंबर ऑफ कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। ठीक है, तो ये सिचुएशन यहां पर चल रही है। राइट,
ये जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स है, ये ना एक मलाईदार पोस्ट होती थी, इतनी मलाईदार पोस्ट थी कि एवरीवन वांटेड टू बी दिस। क्यों? क्योंकि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो हैं वो क्या करते हैं कि बेसिकली उनका ना कंट्रोल आ जाता है काफी सारा जो ईस्ट इंडिया कंपनी के इंडिया में ऑपरेशंस है। तो जैसे रिश्तेदार को नौकरी नहीं मिल रही ब्रिटेन में, ठीक है, उसको इंडिया बुला लेते थे, वहां पे बहुत अच्छी पोजीशन दे देते थे, ठीक है। तो नेपोटिज्म को बहुत ज्यादा प्रमोट करता था, ठीक है, नेपोटिज्म बहुत ज्यादा इससे प्रमोट होता था। दूसरा, अपनी पावर्स का मिसयूज करके भारत की बहुत सारी दौलत और संपत्ति अमास कर लेते थे, इकट्ठा कर लेते थे, जिससे कि ये और ज्यादा हायर शेयर ले सकते थे ईस्ट इंडिया कंपनी का, ठीक है, या फिर क्या कर सकते थे कि प्रोप्राइटर्स को भी कंट्रोल कर सकते थे, ठीक है। तो इस वजह से बेसिकली दे कुड इंश्योर कि वही बार बार डायरेक्टर्स बन रहे हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के, ठीक है। ये सिचुएशन काफी खतरनाक थी, ठीक है। इसमें कोशिश तो ये थी कि जो डायरेक्टर्स हैं वो इलेक्टेड जाएं और वो ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल करें ताकि सब कुछ ट्रांसपेरेंटली चलता रहे। लेकिन इस सिस्टम की वजह से गड़बड़ होनी शुरू हो गई। तो सरकार ने या ब्रिटिश पार्लियामेंट ने डिसाइड किया रेगुलेटिंग एक्ट के थ्रू कि बेसिकली क्वालिफिकेशन बढ़ा दी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और प्रोप्राइटर्स की। कहा गया कि कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर बनने के लिए अब 1000 पाउंड का आपके पास कंपनी का शेयर होना चाहिए और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बनने के लिए यू शुड हैव 2000 पाउंड का शेयर, ठीक है। सो इट वाज नॉट सो इजी, इट वाज नॉट एट ऑल सो इजी टू बिकम कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, ठीक है। थोड़ा सा चेक एंड बैलेंस लाने की कोशिश की गई थी, लेकिन हाँ उतना इफेक्टिव ये हो नहीं पाया था क्योंकि बहुत ज्यादा करप्शन हो गई थी, ठीक है। इसी के साथ साथ पहली बार, दिस इज नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज अ पोटेंशियल स्टेटमेंट फॉर एमसीक्यू, पहली बार ऐसा हुआ कि ब्रिटिश पार्लियामेंट ने ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल करना शुरू किया। कैसे किया? लेट अस सी। ब्रिटिश पार्लियामेंट ने कहा कि ये जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स हैं, जो बेसिकली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है ईस्ट इंडिया कंपनी की, ठीक है, इट इज द एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव बॉडी ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंग्लैंड। तो ये क्या है कि इनको ब्रिटिश पार्लियामेंट के सामने सारी की सारी जो इंडिया में इनके अफेयर्स चल रहे हैं, कॉरेस्पॉन्डेंस चल रही है, ठीक है, इंडिया में जो ऑफिसर्स अपॉइंट करते हैं उनके साथ कॉरेस्पॉन्डेंस चलती है ना, तो उसकी डिटेल्स आपको ब्रिटिश पार्लियामेंट के सामने प्रस्तुत करने पड़ेंगे। रेवेन्यू के मुद्दे, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन एंड मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन, ये सारी चीजें आपको बतानी पड़ेंगी, ठीक है। तो एक तरह से ब्रिटिश पार्लियामेंट का इनडायरेक्ट कंट्रोल आना स्टार्ट हो गया, ठीक है। पार्लियामेंट के सामने रिपोर्ट टेबल होती थी, उस पर चर्चा होती थी, राइट। तो ये शुरुआत हो गई ब्रिटिश गवर्नमेंट और पार्लियामेंट के कंट्रोल की ओवर ईस्ट इंडिया कंपनी। इसी के साथ साथ इन्होंने कहा कि देखो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी जो गवर्न कर रही है उसमें प्रेसिडेंसीज दे हैव बिकम इंपॉर्टेंट, वो टेरिटरीज हैं ईस्ट इंडिया कंपनी की, वहां पर गवर्नर्स मौजूद हैं। तो हमें अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को थोड़ा स्ट्रीमलाइन करने के लिए वी नीड टू स्टार्ट सेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन में क्या होगा कि अभी जैसे बॉम्बे, मद्रास एंड बंगाल, ठीक है, ये प्रेसिडेंसी है, हर एक का अपना अपना गवर्नर है, ठीक है, और अपने हिसाब से काम कर रही हैं, और ये तीनों गवर्नर्स कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के साथ कॉरेस्पॉन्ड करते जा रहे हैं, ठीक है। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कह रहे हैं कि यार थोड़ा वर्कलोड बढ़ रहा है। ब्रिटिश पार्लियामेंट ने भी कहा कि यार ये एक एक जना यहाँ पे आके सिर खाएगा, इससे अच्छा है कि एक गवर्नर जनरल हम बना दें, ठीक है, बाकी जो हमारी गवर्नर्स हैं वो इसके अंडर हम ले आएंगे, ठीक है, और ज्यादातर मुद्दे ही गवर्नर्स खुद सॉल्व करेंगे, लेकिन वॉर और पीस, इससे रिलेटेड मैटर्स जो हैं वो ये गवर्नर जनरल इसका कंट्रोल रहेगा, ठीक है। और ये भी देख रहे थे कि गवर्नर जो बंगाल का है, खासकर ये ड्यूअल एडमिनिस्ट्रेशन जिसने की थी, ये वाला गवर्नर जो है, ठीक है, बंगाल का गवर्नर, ये जरूरत से ज्यादा पावरफुल है और करप्शन में भी सबसे आगे जा रहे हैं, बंगाल के ऑफिसर्स भी और वहां के गवर्नर्स भी। तो कॉन्सिक्वेंटली इन्होंने कहा कि इसको पावर तो देनी है स्ट्रीमलाइन करने के लिए, ठीक है, लेकिन एट द सेम टाइम इसके ऊपर कंट्रोल भी रखना है। तो उसके लिए इन्होंने क्या किया कि गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया, ठीक है, गवर्नर ऑफ बंगाल बिकेम गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, एंड वॉरेन हेस्टिंग्स ऐसे पहले गवर्नर जनरल बने। 1772 से लेकर 1785 तक इनका कार्यकाल था, और मद्रास और बॉम्बे के जो गवर्नर थे वो इनके अंडर आ गए थे इन मैटर्स ऑफ पीस एंड वॉर, ठीक है। इसी के साथ साथ इन्होंने कहा कि इसके लिए एक काउंसिल बनाएंगे, ठीक है, गवर्नर जनरल है, उसके लिए एक काउंसिल बनाएंगे, तो इसको कहा जाता था गवर्नर जनरल इन काउंसिल, ठीक है, कि यहां पे ऐसा नहीं कि गवर्नर जनरल बड़ा चेयरमैन बैठा है उस काउंसिल का और वो मेंबर्स जो हैं वो सिर्फ सलाह देंगे, गवर्नर जनरल अपनी मर्जी से करेगा। नो, दिस काउंसिल वाज मेड टू कंट्रोल गवर्नर जनरल, क्योंकि इस एक्ट में बेसिकली गवर्नर जनरल और जो मेंबर्स थे इस काउंसिल के, उनका नाम भी लिखा हुआ था। ये अब देखो प्रीलिम्स का फैक्ट बता रहा हूं, पहले इसको समझ लो फिर मैं बताता हूं कंट्रोल कैसे करते थे, ठीक है। तो गवर्नर जनरल कौन बन गए हमारे? वॉरेन हेस्टिंग,
और ये जो मेंबर्स थे फिलिप फ्रांसिस, क्लेवरिंग, मॉनसन एंड बेयरवेल, इनके नाम मौजूद थे। स्टेट पीसीएस में ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, तो इसलिए मैंने यहां पर ऐड कर दिया है, इसको याद कर लेना, ठीक है। और ये लोग जो थे ना, दे वर नॉट द सर्वेंट्स ऑफ द कंपनी, क्योंकि अगर सर्वेंट्स ऑफ द कंपनी हैं वो तो गवर्नर जनरल को फिर वो हर डिसीजन लेने देंगे जिससे कि कंपनी को ज्यादा फायदा है, एट द कॉस्ट ऑफ ब्रिटिश, ठीक है, ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड ब्रिटिश एज अ नेशन, ब्रिटेन से ज्यादा कंपनी का फायदा है। तो ये लोग जो थे, दे वर मेन स्पेसिफिकली सेंट फ्रॉम इंग्लैंड, ठीक है, एंड दे वर नॉट कंपनी सर्वेंट, ठीक है। ये इंग्लैंड से स्पेशली भेजे जाते थे ब्रिटेन की सरकार के द्वारा, जो कि इनके ऊपर थोड़ा नजर रख रहे हैं। अब क्या है कि गवर्नर जनरल जो भी डिसीजन लेगा इनको पता होगा, इनके थ्रू ब्रिटिश सरकार को भी पता होगा, ठीक है। और क्योंकि यहां पर कोई डिसीजन लेना है तो वोटिंग होती थी, तो मान लो कि यहां पर 3 मेंबर जो हैं, ठीक है, 3 मेंबर जो हैं वो अगेंस्ट है किसी एक डिसीजन के, तो नहीं चलेगी, ठीक है। और यूजुअली क्या होता था कि 4 मेंबर हैं और एक गवर्नर जनरल है, तो 2-2 का टाई जब होता था तब गवर्नर जनरल के पास कास्टिंग वोट होता था। लेकिन क्योंकि ये बंदे ज्यादातर गवर्नर जनरल को कंट्रोल ही करना चाहते थे, तो डेडलॉक्स ज्यादा क्रिएट होते थे। ये एक इसकी लिमिटेशन भी बनेगी इस पर्टिकुलर एक्ट की, ठीक है। अब जो काउंसिल ने डिसीजन लिया, ठीक है, काउंसिल ने जो डिसीजन लिया वो गवर्नर जनरल के ऊपर बाइंडिंग है। गवर्नर जनरल अपनी मनमानी या ओवरराइडिंग पावर नहीं है उसके पास, ठीक है। कि अगर उसको लग रहा है कि नहीं यार कंपनी का फायदा नहीं है इस चीज में, तब भी वो उसकी ओवरराइड नहीं कर सकता इस काउंसिल की बात को, ठीक है। तो यहां पर ये पूरा का पूरा प्रोसेस चल रहा है, राइट। ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट और सेलिएंट फीचर्स हैं इस पर्टिकुलर एक्ट के। इसी के साथ साथ हमने ये भी देख लिया कि सेंट्रलाइजेशन शुरू हो चुकी है, तो मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के अंडर कर दिया था इन मैटर्स ऑफ वॉर एंड पीस। करप्शन को टैकल करने के लिए इन्होंने कहा कि यार करप्शन का ना एक बहुत बड़ा कारण है कि हम सैलरीज ठीक से नहीं दे रहे हमारे ऑफिशियल्स को, वी आर नॉट पेइंग द सैलरीज प्रॉपरली, राइट। सो लिबरल सैलरीज इन्होंने शुरू कर दी, ठीक है, कि अगर सैलरी ही किसी की कम नहीं होगी और वो इतने बड़े ट्रेड को कंट्रोल कर रहा है तो ऑब्वियसली करप्शन करेगा। उन्होंने कहा सैलरी इनकी बढ़ा दो, ठीक है। जैसे दिल्ली गवर्नमेंट में भी जब आम आदमी पार्टी की सरकार बनी थी, ठीक है, उन्होंने करप्शन का मुद्दा उठाया था। करप्शन के एंटी करप्शन क्रूसेडर भी रहे थे अरविंद केजरीवाल खुद भी, है ना। तो उन्होंने अपनी सरकार बनाने के बाद एमएलएस की सैलरी को बढ़ाया था, और रीजन यही दिया था कि देखो सैलरी ज्यादा होगी तो एमएलए जो हैं वो अपना काम फोकस होकर करेंगे, उनके मन में दूसरी किसी उल्टा सीधा लालच नहीं आएगा। रादर अगर सैलरीज कम हो तो नीयत फिसल सकती है, ठीक है। बाकी वही बात है, जिसकी फिसल नहीं है वो वैसे भी फिसल जाती है। एनीवेज कमिंग है, यहां पर लिबरल सैलरीज इसको प्रमोट किया गया, ठीक है। एंड कहा गया कि लिबरल सैलरी जब हम दे रहे हैं तो इमोरल एक्टिविटीज नहीं करनी, वही कि करप्शन नहीं करनी, ब्राइब्स नहीं लेनी, गिफ्ट्स भी एक्सेप्ट नहीं करने फ्रॉम द लोकल्स, लेकिन इसको इतना ज्यादा फॉलो नहीं किया जाता था। इसके बाद लेजिस्लेटिव पावर्स, ठीक है। इसमें क्या है कि बेसिकली ईस्ट इंडिया कंपनी या गवर्नर जनरल इन काउंसिल जो है, ठीक है, गवर्नर जनरल इन काउंसिल, उसको ये पावर दी गई कि भारत के अंदर जो आपने टेरिटरीज अब एक्वायर कर ली हैं उनको रेगुलेट करने के लिए यू कैन पास ऑर्डिनेंस, यू कैन मेक रूल्स रेगुलेशंस एंड यू कैन मेक लॉज एज वेल, ठीक है। तो बेसिकली इस एक्ट के थ्रू ब्रिटिश पार्लियामेंट ने, ब्रिटिश सरकार ने पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी की पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस को भी एक्नॉलेज किया। इससे पहले क्या थी ये? कमर्शियल बॉडी, ठीक है। क्या कंपनी किसी टेरिटरी का कानून बना सकती है? नो, ये काम पार्लियामेंट का है। लेकिन इस एक्ट में ये पावर दी गई, तो यहां पर कंपनी के, ईस्ट इंडिया कंपनी को उसका पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन जो है उसको भी एक्नॉलेज किया गया था, राइट। अब जब कानून बनाने की पावर इनके पास है तो उन कानून को लागू भी करना चाहिए। अब जब लागू कर दिया और कोई उसका उल्लंघन करता है तो क्या होगा? केस होगा, उस केस का डिस्प्यूट होगा, वो कहां पे रिजॉल्व होगा? सुप्रीम कोर्ट में। तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट ने सुप्रीम कोर्ट के लिए भी एक प्रोविजन रखी थी जो कैलकाटा में बनेगा, और ये 1774 में अपने अस्तित्व में आया था, ठीक है। इट केम इनटू एग्जिस्टेंस इन 1774, जहां पर एक चीफ जस्टिस बैठेंगे और उनके नीचे 3 जजेस होंगे, और ठीक है, 1 चीफ जस्टिस एंड 3 अदर जजेस। तो ऐसे पहले चीफ जस्टिस जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ कैलकाटा के बने थे 1774 में, ही वाज सर एलिजा इम्पी, ठीक है। सर एलिजा इम्पी वाज द फर्स्ट सच चीफ जस्टिस। इंपॉर्टेंट, स्टेट सिविल सर्विसेज में आ चुका है, यूपीएससी में भी पूछा जा सकता है, तो इट्स एन इंपॉर्टेंट फैक्ट, काइंडली नोट इट डाउन, ठीक है। ये पीडीएफ में आपको मिल जाएगा वैसे भी, ठीक है। अब इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि जस्टिस जो है उसको हम डिलीवर करेंगे
एडमिनिस्ट्रेशन को स्ट्रीमलाइन करना है तो जो गवर्नर जनरल एंड काउंसिल जैसे रूल्स वगैरह बनाएगा तो उसको लागू करने में हेल्प करनी है। करप्शन का कोई प्रॉब्लम आती है तो उसके ऊपर मुकदमा चलेगा, राइट। और लीगल फ्रेमवर्क जो है ये पूरा का पूरा एक सिस्टमैटिक तरीके से आगे बढ़ेगा, ठीक है। इट वाज बेसिकली द बिगिनिंग ऑफ कोडिफिकेशन ऑफ इंडियन लॉज एज वेल, ठीक है। ये एक तरीके से कानूनों को कैसे हम इंप्लीमेंट करेंगे भारत में, उसकी एक शुरुआत इस कोर्ट के थ्रू हो गई थी। अब आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से खास बात यह है कि इस पर्टिकुलर कोर्ट में यूरोपियंस और इंडियंस दोनों को ट्राई किया जा सकता था। बेसिकली जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की टेरिटरी थी, उस टेरिटरी में जो भी व्यक्ति वहां का सिटीजन है, चाहे वो यूरोपियन है चाहे वो इंडियन है, वो अप्रोच कर सकता था सुप्रीम कोर्ट को फॉर द रिड्रेसल ऑफ हिज प्रॉब्लम, ठीक है। रिड्रेसल ऑफ हिज प्रॉब्लम थ्रू लीगल फ्रेमवर्क, ठीक है। तो सभी ब्रिटिश सब्जेक्ट्स यहां पर अपील कर सकते हैं। अब यहां के इनके फैसले से अगर कोई खुश नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को कहां पे अपील कर सकते हैं? इंग्लैंड के किंग इन काउंसिल में, ठीक है। किंग इन काउंसिल क्या है कि इंग्लैंड में, क्योंकि आपको पता है मोनार्क चलती है, तो वहां पर कोर्ट के फैसले को ओवररूल करने की ताकत राजा के पास होती थी, कि क्राउन के पास होती थी। तो क्राउन का एक काउंसिल यहां बैठता था इंग्लैंड में, उनको अप्रोच किया जा सकता था और वो भी फिर जस्टिस डिलीवर करते थे। अगर अपहोल्ड करना है सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट तो वो होता था, अगर नहीं करना तो अकॉर्डिंगली अलग सिचुएशन होती थी, ठीक है। सो दिस इज गोइंग ऑन। अब देखो इसकी सिग्निफिकेंस को समराइज करते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की क्या सिग्निफिकेंस थी, तो इंट्रोडक्शन में ब्रीफली इसका कॉन्टेक्स्ट बता के कि किन रीजंस की वजह से इसकी जरूरत पड़ी थी, और उसके लिए ना पूरा डिटेल में लिखने की जरूरत नहीं है। ट्राई टू सेव योर वर्ड्स, चार्ट बना दो जैसे मैंने बनाया था, ठीक है, और उसके बाद बता दो कि इसकी सिग्निफिकेंस क्या है। सिग्निफिकेंस थी कि पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर पार्लियामेंट का कंट्रोल एस्टैब्लिश हुआ। दूसरा, सेंट्रलाइजेशन के बीज बो दिए गए, ठीक है। पहले क्या है, इंडिया में ब्रिटिश रूल की सेंट्रलाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो गया। अभी सिर्फ पीस एंड वॉर के कॉन्टेक्स्ट में मद्रास और बॉम्बे को सबऑर्डिनेट किया है, धीरे धीरे हर मामले में ये सबऑर्डिनेट हो जाएंगे, इवन कमर्शियल एंड रेवेन्यू अफेयर्स में भी ये सबऑर्डिनेट बन जाएंगे, ठीक है। फिर चेक्स और बैलेंस का सिस्टम एस्टैब्लिश करने की कोशिश की गई, सुप्रीम कोर्ट बनाया गया, गवर्नर जनरल इन काउंसिल के थ्रू गवर्नर जनरल को कंट्रोल करने की कोशिश की गई, सो ऑन एंड सो फोर्थ, ठीक है। सो ओवरऑल इंट्रोडक्शन में आपने जो प्रॉब्लम्स बताई उनका समाधान इस तरीके से किया जा रहा है, यही सिग्निफिकेंस है रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 की, ठीक है। आई होप इस प्रोसेस से, ठीक है, और इस तरीके से 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आपको बहुत ही आसानी से और बड़ा ही क्लियरली समझ आ गया, ठीक है। तो इसके बाद क्या करें? क्वेश्चंस करें? नहीं, क्वेश्चन से पहले लिमिटेशंस भी इसकी देख लेते हैं। बड़ी ही ऑब्वियस लिमिटेशंस है इसकी, ठीक है। सबसे पहले लैक ऑफ इंडिपेंडेंस की इसमें प्रॉब्लम थी। वो क्या था कि यार गवर्नर जनरल ना अपने काउंसिल के आगे ना बड़ा ही बेबस सा हो गया था। वॉरेन हेस्टिंग्स की आप पोर्ट्रेट्स भी देखोगे ना, दुखी है बेचारा, खुश नहीं है। कोई भी डिसीजन लेना चाहता है, वो बंदे स्पेशली इंग्लैंड से बुलाए ही इसलिए गए कि टांग अड़ाएं। तो उसको लगता था कि यार मुझे फिर वापस बुला लो, इन्हीं से चलवा लो, इनको बना दो गवर्नर जनरल, मेरे को तो काम करने नहीं देते, ठीक है। तो कई बार डेडलॉक्स आ जाते थे, है ना, कई बार डेडलॉक्स यहां पर आ जाते थे, ठीक है। तो ये एक समस्या थी। इसी के साथ साथ मद्रास और बॉम्बे की सबऑर्डिनेशन जब हुई, उसने भी इनएफिशिएंट वर्किंग को लीड किया। ये हमने मराठा वॉर्स में भी देखा था, ठीक है, कि बॉम्बे का गवर्नर कुछ कह रहा है, बंगाल के गवर्नर ने फिर चेंज करवा दिया, ठीक है। कभी ट्रीटी ऑफ सूरत हो रही है, ट्रीटी ऑफ सालाबाई हो रही है, पुरंदर हो रहा है, पता नहीं क्या क्या चली जा रहा है, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन की प्रॉब्लम और इनएफिशिएंट वर्किंग यहां पर आनी स्टार्ट हो गई, ठीक है। यू कैन इवन कोट द एग्जांपल्स ड्यूरिंग मराठा वॉर, आपको याद है, ठीक है, हमने इसी सीरीज में पहले कवर कर चुके हैं, राइट। मराठास के समय पर बॉम्बे गवर्नमेंट, ठीक है, एक ट्रीटी साइन करने की कोशिश, एक ट्रीटी करती है मराठास के साथ, ठीक है, एंड बंगाल गवर्नमेंट कहती है कि नहीं, अभी हम इतने स्ट्रांग नहीं है, ये ट्रीटी रद्द की जाती है, एक्सेप्ट नहीं की जाएगी, ठीक है। ये सब कुछ हम कर चुके हैं, तो आई विल नॉट रिपीट इट, रिवाइज कर लेना, राइट। ये एक प्रॉब्लम थी। दूसरा इसमें प्रॉब्लम थी, बहुत सी जगहों पर वेगनेस मौजूद थी, ठीक है। देयर वर सेवरल वेगनेस, ठीक है, बहुत सारी वेग प्रोविजंस थी, ठीक है। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट की फंक्शनिंग को लेकर प्रॉब्लम थी, ठीक है, क्या गवर्नर जनरल के अगेंस्ट भी केस हो सकता है, नहीं हो सकता, वैसे तो कर सकते थे। तो ये दिक्कत आ जाती थी कि फिर गवर्नर जनरल इन काउंसिल की पावर वर्सेस सुप्रीम कोर्ट की पावर, ठीक है, इसमें आपस में कॉन्फ्लिक्ट्स और क्लैशेस आ जाते थे, राइट। देन धीरे धीरे ये समझ लग गया था कि अभी भी इस पर्टिकुलर लॉ, इस पर्टिकुलर एक्ट में बहुत सी ऐसी प्रोविजंस हैं जिसको लेकर क्लैरिटी की थोड़ी कमी है, और जो इंटेंट है, इंटेंट अपनी तरफ से, ठीक है, भारत के लिए तो किसी भी हालत से ये अच्छा नहीं है, वो पिस ही रहा है इंडिया,
लेकिन ब्रिटेन को था कि ये इंटेंट उनका अपने लिए ठीक था, लेकिन हाँ एग्जीक्यूशन में कुछ दिक्कतें थी। ठीक है, नाउ लेट अस ट्राई टू सॉल्व सम क्वेश्चंस। ये पहला क्वेश्चन है, ट्राई टू सॉल्व इट। ठीक है, क्या आंसर होगा इसका? विद रेफरेंस टू कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट्स अंडर कॉलोनियल रूल इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, और आपको करेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करनी है। स्टेटमेंट 1 इज सेइंग इट इंट्रोड्यूस्ड डायरेक्ट पार्लियामेंट्री कंट्रोल ओवर ईस्ट इंडिया कंपनी फॉर द फर्स्ट टाइम। डायरेक्ट पार्लियामेंट्री कंट्रोल आ गया था जब बेसिकली उनसे वो कच्चा चिट्ठा पूरा मांगते थे ना, रेवेन्यू, सिविल, मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन का। ठीक है, वो भेजना पड़ता था, उस पर चर्चा होती थी, फिर पार्लियामेंट के पास पावर होती थी कि वो अप्रोप्रिएट एक्शन ले सके। ठीक है, तो इस वजह से डायरेक्ट कंट्रोल पार्लियामेंट का ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर आ गया था, एंड दिस वाज फॉर द फर्स्ट टाइम, सो दिस इज ट्रू। सेकंड स्टेटमेंट कह रही है कि इट प्रोवाइडेड फॉर अ गवर्नर जनरल इन काउंसिल कंप्राइजिंग ऑफ गवर्नर जनरल एंड 4 मेंबर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। एक जीजा था हमारा, ठीक है, नहीं जीजी, जीजा कह देते हैं, चलो। इसके साथ 4 मेंबर्स और थे जो गवर्नर जनरल इन काउंसिल को फॉर्म करते थे। ये 4 मेंबर कह रहे हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिसर्स होते थे। नो, दे वर नॉट द मेंबर्स और ऑफिसर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, दे वर नॉट द सर्वेंट्स ऑफ ईआईसी। ठीक है, स्पेशली भेजे जाते थे, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाती है। ठीक है, और इनका तो काम ही ये था कि जीजे को थोड़ा सा काबू करके रखें, है ना। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा? ऑप्शन ए विल बिकम द करेक्ट आंसर। एक और क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन ये कह रहे हैं कि विद रेफरेंस टू कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट्स अगेन 1773 के कॉन्टेक्स्ट में करेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करो। पहली स्टेटमेंट कह रही है कि इट एस्टैब्लिश सुप्रीम कोर्ट ऑफ जस्टिस इन कैलकाटा इन 1773। क्या ये ट्रू है? इज दिस ट्रू? प्रोविजन रखी थी, एस्टैब्लिश कब हुआ? 1774 में, सो दिस बिकम्स फॉल्स। सेकेंड स्टेटमेंट इज सेइंग that all British subjects, both Europeans and Indians, could seek redressal in the Supreme Court against oppression. This is true. Third is saying appeal against court's decision could only be made to British Parliament. No, King in Council. ठीक है, कोर्ट्स जुडिशरी के अगेंस्ट डिसीजन लेना है तो राजा, उसका काउंसिल जो है वो अस्तित्व में आएगा। ये भी फॉल्स है। ठीक है, तो आंसर क्या बन गया हमारा? ऑप्शन सी, दैट इज 2 ओनली इज द करेक्ट आंसर। अगला एक और क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन कह रहे हैं विद रेफरेंस टू कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट्स अंडर कॉलोनियल रूल इन इंडिया व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी रेगुलेटेड एज द वीकनेस ऑफ रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। नाउ द पॉइंट टू बी नोटेड हियर इज कैन नॉट पूछा है यहां पर, कैन नॉट बी रिगार्डेड एज वीकनेस। ठीक है, पहला कह रहे हैं इनएफिशिएंट वर्किंग ऑफ गवर्नर जनरल काउंसिल, क्या ये वीकनेस थी? यस, इट वाज अ वीकनेस, हमारे आंसर में इसलिए नहीं आ सकता क्योंकि कैन नॉट पूछा है। सेकंड कह रहे हैं लैक ऑफ सिनर्जी, सिनर्जी का मतलब होता है कोऑर्डिनेशन बिटवीन सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मद्रास एंड बॉम्बे प्रेसिडेंसी। जैसा मैं बता चुका हूं, मराठा वॉर्स के टाइम पर समस्या थी, तो यस ये भी एक समस्या है, तो हमारे आंसर में नहीं आनी चाहिए। थर्ड कह रहे कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ज्यूरिसडिक्शन ऑफ गवर्नर जनरल इन काउंसिल एंड सुप्रीम कोर्ट एट कलकत्ता, तो इसको लेकर ना वेगनेस थी। अब डिटेल में ये एक्ट पढ़ोगे, बेयर एक्ट पढ़ना है आपने, पढ़ोगे बेयर एक्ट, पूरा रेगुलेटिंग एक्ट 1773 मंगाओगे, डाउनलोड करो गूगल से, उसको पढ़ो। ठीक है, अंग्रेज खुद नहीं पढ़ते होंगे। अब इतनी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, क्रक्स समझ लो कि वेगनेस की समस्या थी। ऐसा सवाल आएगा तो ये भी क्या है? दिस वाज अ लिमिटेशन। पूछा है कौन नहीं हो सकती लिमिटेशन, तो ये भी हमारे आंसर में नहीं आएगा। आंसर क्या बन गया? ऑप्शन डी, डी बिकम्स द करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 को देखते हैं। तो पिट्स इंडिया एक्ट का जो प्राइमरी रीजन है ना, वो यही है कि 1773 के एक्ट को ठीक करने के लिए, ठीक है, 1773 के एक्ट को ठीक करने के लिए विलियम पिट, जो ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे 1784 में, उन्होंने इस एक्ट को लेजिस्लेट किया। ठीक है, सो ही बेसिकली लेजिस्लेटेड दिस पर्टिकुलर एक्ट, राइट, एंड इसको पिट्स इंडिया एक्ट भी कहते हैं, राइट, इसको एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी कहा जाता है। ठीक है, इट इज ऑल्सो नोन एज एक्ट ऑफ सेटलमेंट, इट इज ऑल्सो नोन एज पिट्स इंडिया एक्ट, राइट। सो इसके सेलिएंट फीचर्स की अगर मैं बात करूं तो इसने डबल गवर्नमेंट को इंट्रोड्यूस किया। अभी तक हमने क्या देखा था कि कोर्ट ऑफ प्रोपराइटर्स एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, ये 2 इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस हैं जो ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल कर रहे हैं। दिस इज द बॉडी ऑफ शेयर होल्डर्स विच हैज वोटिंग राइट्स। ये इलेक्ट करते हैं कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को, और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स एग्जीक्यूटिव बॉडी है जो अल्टीमेटली ईस्ट इंडिया कंपनी की एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल कर रही है। ठीक है, अब इसी के साथ साथ बोर्ड ऑफ कंट्रोल को इंट्रोड्यूस कर दिया गया और उससे ड्यूअल एडमिनिस्ट्रेशन बन गई। ठीक है, तो जो कमर्शियल ऑपरेशंस हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के, रेवेन्यू से रिलेटेड और कॉमर्स से रिलेटेड, वो तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कर रहा है। ठीक है, उसको सीओपी ने इलेक्ट किया, लेकिन जो पीस, वॉर और पॉलिटिकल फंक्शंस थे
उनको रेगुलेट करने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बना दिया। ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स दिस इज बेसिकली बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ठीक है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल को इंट्रोड्यूस कर दिया। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल आया और उससे डबल गवर्नमेंट बन गई। आई होप दिस इज क्लियर। तो ड्यूअल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ बंगाल इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम डबल गवर्नमेंट ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। डू नॉट कंफ्यूज दीज टू थिंग्स। और एग्जाम में सवाल आ सकता है जहां पर ये कंफ्यूजन हो सकती है आपको। ठीक है, इसी के साथ साथ गवर्नर जनरल इन काउंसिल के स्ट्रक्चर और उसके फंक्शन को भी थोड़ा सा चेंज किया गया, ताकि गवर्नर जनरल जीजे के पास थोड़ी सी पावर आ जाए, जिससे कि वो कुछ ओवरराइड अगर करना चाहता है, ठीक है, उसको लगता है कि नहीं काउंसिल ऐसे ही बोल रहा है, वो अगर ओवरराइड करना चाहता है तो कर सकता है। ऑल्सो दिस पर्टिकुलर एक्ट हैड अ प्रिंसिपल ऑफ नॉन इंटरवेंशन। व्हाट इज दिस? किस चिड़िया का नाम है नॉन इंटरवेंशन? वी विल सी कि ये क्या है। ठीक है, तो एक एक करके इन सारी चीजों को समझते हैं। राइट, सो जैसा मैं बताया, ठीक है, कमर्शियल एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, कॉमर्स का ध्यान कौन रख रहा है? हु विल टेक केयर ऑफ कॉमर्स? कॉमर्स विल बी टेकन केयर ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। राइट, पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल को इंट्रोड्यूस किया गया। इस बोर्ड ऑफ कंट्रोल में 6 मेंबर्स होते थे, जिनको कमिश्नर्स कहा जाता था। ठीक है, इनको कमिश्नर्स कहा जाता था। और इन 6 मेंबर्स में कौन कौन लोग होते थे? पहला मेंबर होता था चांसलर ऑफ एक्सचेकर ऑफ ब्रिटेन। ये बेसिकली फाइनेंस मिनिस्टर होता था। ठीक है, चांसलर ऑफ एक्सचेकर ऑफ ब्रिटेन इज बेसिकली फाइनेंस मिनिस्टर। राइट, इसी के साथ साथ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इज लाइक सीनियर मिनिस्टर इन ब्रिटिश गवर्नमेंट। ठीक है, तो ये 2 लोग जो पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल कर रहे हैं, ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के एजेंट्स हैं। ठीक है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर पार्लियामेंट के साथ साथ गवर्नमेंट का भी कंट्रोल आना स्टार्ट हो चुका है। और इसी के साथ 4 प्राइवी काउंसलर्स होते थे। ये प्राइवी काउंसलर जो होता है ना, ये बेसिकली किंग का एक काउंसिल होता है। ठीक है, 2 चीजें हैं, एक मोनार्क है, एक प्राइम मिनिस्टर है। प्राइम मिनिस्टर बेसिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव है, और मोनार्क तो मोनार्क है, हेरिडिटरी रूल चल रहा है। तो ये 2 एजेंट्स जो हैं, ये चुनी हुई सरकार के एजेंट्स हैं। और ये जो 4 प्राइवी काउंसलर्स हैं, ये किंग के काउंसिल के मेंबर्स हैं। ठीक है, किंग के भी सलाहकार होते हैं ना, ये वो मेंबर्स हैं। तो बेसिकली क्राउन एंड गवर्नमेंट बोथ दे आर बेसिकली हैविंग कंट्रोल ओवर ईस्ट इंडिया कंपनी। बोर्ड ऑफ कंट्रोल में ये 6 लोग मौजूद हैं, इनको कमिश्नर्स कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि सिविल और मिलिट्री गवर्नमेंट जो कंपनी की है, राइट, इट वाज अंडर सबऑर्डिनेशन ऑफ द गवर्नमेंट इन इंग्लैंड। नाउ पहले तो सिर्फ पार्लियामेंट को जवाबदेही देनी पड़ती थी कि कुछ भी लोचा किया है इंडिया में, रिपोर्ट तैयार करो, पेश करो, थू होएगी। लेकिन अब गवर्नमेंट इन इंग्लैंड जो है वो शॉर्ट्स पुल करेगी ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत में चल रहे राज को लेकर। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस जो है ना 1858 तक चलता रहा। 1858 के बाद ना एक नया मंत्रालय बना दिया गया। जैसे मैंने यहां पे बताया कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इज बेसिकली सीनियर मिनिस्टर। तो 1858 के बाद क्या बन गया? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। क्योंकि इंडिया ब्रिटिश की एक प्राइज्ड पोजीशन थी, एक उनके ताज का कोहिनूर था। ठीक है, इंडिया उनका सोने की चिड़िया थी। तो बेसिकली इसके अफेयर्स को कंट्रोल करने के लिए, इसके अफेयर को एडमिनिस्टर करने के लिए एक स्पेशल मंत्रालय बनाया गया, और वो बन गया सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। ठीक है, इंडियन मिनिस्टर ऑफ इंडिया, मिनिस्टर ऑफ इंडियन अफेयर्स, कुछ इस प्रकार का यहां पर सिस्टम चल रहा था इनका। ठीक है, 1858 तक ये डबल गवर्नमेंट और बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाकर ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल किया अंग्रेज सरकार ने। ठीक है, समझ आ गया? पहली प्रोविजन पिट्स इंडिया एक्ट की, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, यस, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ठीक है, और उसी से डबल गवर्नमेंट निकल के आ रही है। इसके बाद जीजे के काउंसिल को क्या किया? लेट अस सी। जीजे के काउंसिल के साथ ऐसा था कि जो नंबर ऑफ मेंबर्स है ना, इनको रिड्यूस कर दिया। इनको कहा कि यार 3 बना दो। ठीक है, 3 मेंबर्स बना दो, राइट, सो दैट अगर एक मेंबर भी जो है वो गवर्नर जनरल को सपोर्ट कर रहा है, ठीक है, तो 3 मेंबर है, एक जीजा है हमारा, टोटल 4 मेंबर है, राइट। तो अगर एक मेंबर भी इसको सपोर्ट कर रहा है तो एंड में कास्टिंग वोट इसी को देते थे। ही यूज्ड टू हैव द कास्टिंग वोट, राइट। तो फिर जो भी ये करना चाहता था कर सकता था। तो इफेक्टिवली काउंसिल की पावर को थोड़ा सा कम कर दिया, गवर्नर जनरल की पावर को या फ्रीडम जो है, फ्री हैंड, इसको थोड़ा सा ज्यादा दे दिया, राइट। और जो सबऑर्डिनेट प्रेसिडेंसी थी बॉम्बे एंड मद्रास की, उसके ऊपर गवर्नर जनरल जीजे का कंट्रोल थोड़ा और बढ़ा दिया। ठीक है, अब जितने भी मैटर्स हैं वॉर के, डिप्लोमेटिक रिलेशंस और रेवेन्यू, वो सब के सब गवर्नर जनरल इन काउंसिल, ठीक है, इसको रिपोर्ट करेंगे, राइट। तो बेसिकली जो सेंट्रलाइजेशन 1773 में प्रोसेस शुरू हो गया था, यहां पर वो और ज्यादा स्ट्रेंथन हो गया।
ठीक है, अब सिर्फ वॉर एंड पीस नहीं, इवन रेवेन्यू मैटर्स ये भी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बेसिकली उसके अंडर ही आ गए। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ नॉन इंटरवेंशन क्या कहता है कि यहां पर ना अंग्रेजों ने बड़े अच्छा बच्चा बन के कहा कि यार ये ना प्रिंसली स्टेट्स ना बड़े दुखी हो रखे हैं हमसे, ठीक है, ये हमारे गवर्नर जनरल जाते हैं लड़ाइयां करते रहते हैं, प्रिंसली स्टेट्स को ना हम पर भरोसा नहीं हो रहा। तो जस्ट उनका ट्रस्ट जीतने के लिए इन्होंने एक शाम किया, इन्होंने कहा कि यार हम बहुत अच्छे हैं, गोरी चमड़ी जिंदाबाद, हमें कोई टेंशन नहीं किसी की, भगवान ने बहुत दिया हमें, और बाकी का हम लूटते जा रहे हैं, अब हमारा पेट भर गया है। तो बेसिकली हम इंडियन प्रिंसली स्टेट्स के अफेयर्स में, जैसे ये सब्सिडरी अलायंस हो गया, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स हो गया, इन सब में हम इंटरवीन नहीं करेंगे। अब जैसा आप राज करना चाहते हो ना कर सकते हो, हम कोई ज्यादा लड़ाई नहीं करेंगे, हम कोई ज्यादा कॉन्क्वेस्ट नहीं करेंगे। कब की बात है? 1784 की। ठीक है, ये डलहौजी कब आया था? 1848 में। डलहौजी बना था 1848 में, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, और आते ही भाई ने तांडव मचा दिया, है ना, और वो तो एनेक्शनिस्ट था, एक्सपेंशनिस्ट था, राइट। तो ये पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरवेंशन इन्होंने बोली तो थी, लेकिन इसको लेटर और स्पिरिट में फॉलो ही नहीं किया गया, ब्रूटली ब्रीच हुई, और ये एक कारण बनी फॉर द रिवोल्ट ऑफ 1857 एज वेल। ठीक है, कई राज रजवाड़ों से जिनसे बेसिकली इस पॉलिसी के तहत, नॉन इंटरवेंशन पॉलिसी के तहत वादा किया गया था कि हम इंटरफेयर नहीं करेंगे, उनके साथ बहुत इंटरफेरेंस हुई। ठीक है, 1784 की बात चल रही है, और आपको पता है कि सब्सिडरी अलायंस भी आगे जाके कब आएगी? 1798। ठीक है, सब्सिडरी अलायंस विल कम एट दैट टाइम। वेलेस्ली भाई, नेपोलियन का डेंजर, चलो जी सब्सिडरी अलायंस बल्ले बल्ले करते हैं। तो बहुत ब्रूटली इसका वायलेशन हुआ था, एंड इट बिकेम द रीजन फॉर 1857 रिवोल्ट एज वेल। वहां पर इसका फिर से कहीं ना कहीं मेंशन आएगा। ठीक है, तो याद रखना, ठीक है, और रिवाइज करते रहना। अब इस एक्ट की सिग्निफिकेंस क्या है? सिग्निफिकेंस ये है कि इस एक्ट के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी, बोर्ड ऑफ कंट्रोल बेसिकली ना सबसे इंपॉर्टेंट प्रोविजन है इस एक्ट का। बोर्ड ऑफ कंट्रोल के बनने से अब अंग्रेजों का जो गवर्नमेंट है, सरकार है, उसका भी कंट्रोल ईस्ट इंडिया कंपनी पर आ गया, और उसके कंट्रोल की वजह से, बिकॉज ऑफ द कंट्रोल ऑफ दिस पर्टिकुलर बोर्ड ऑफ कंट्रोल ओवर ईस्ट इंडिया कंपनी, उसकी वजह से ईआईसी ब्रिटिश कैपिटलिज्म का एक इंस्ट्रूमेंट बन गई, ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म का एक पुर्जा बन गया। अब ईस्ट इंडिया कंपनी को यूज करेगी ब्रिटिश सरकार और ब्रिटिश का पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम टू कॉलोनाइज इंडिया, टू प्रमोट कैपिटलिज्म हियर। ठीक है, ये सबसे बड़ी इसकी सिग्निफिकेंस को ना, जरूरी नहीं होता कि पॉजिटिव है, मतलब सबसे बड़ा चेंज क्या सबसे रेडिकल चेंज हुआ था इस पर्टिकुलर एक्ट की वजह से, तो ये है ब्रिटिश इंपीरियलिज्म का एक इंस्ट्रूमेंट बन गई ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, और 1858 तक ना थोड़ी थोड़ी ट्विस्ट एंड टर्न्स करते करते इस सिस्टम को फॉलो किया गया। 1858 के बाद इन्होंने कहा कि गो बाय बाय ईस्ट इंडिया कंपनी, टाटा, आप जाओ, हो गया आपका काम। क्रांति वैसे भी इनको पता था 1857 में कुछ ना कुछ खिचड़ी तो पक रही है, कुछ बड़ा हो सकता है। अब जब 1857 रिवोल्ट हुआ, तो आइडियली देखा जाए ईस्ट इंडिया कंपनी की क्या गलती? अल्टीमेटली तो उनको कंट्रोल तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ही कर रही है। जो तांडव मचा रहा था डलहौजी आके, रोक लेते उसे, चेंज कर देते गवर्नर जनरल। नॉन इंटरवेंशन पॉलिसी आपने बोली है, नहीं फॉलो हो रही, रोको ना, करना, रोको ना गवर्नर जनरल को, क्यों नहीं कर रहे, राइट। तो ये 1857 रिवोल्ट की सारा का सारा ब्लेम ईस्ट इंडिया कंपनी को देकर हटा दिया। अल्टीमेटली क्राउन रूल ने वैसे भी आना था, ठीक है, और प्राइवेट कंपनी थी, सबकी आंखों में खटक रही थी, तो उसको हटाने का एक प्रिटेक्स्ट इन लोगों को मिल गया। ये चीज हुई इससे, राइट। ब्रिटिश गवर्नमेंट को सुप्रीम कंट्रोल मिल गया कंपनी के इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन और इंडियन अफेयर्स के ऊपर, एंड इससे ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट की एक नई हिस्ट्री भी स्टार्ट होगी। ठीक है, और इंपीरियलिज्म का पुर्जा ये बन गई, जैसा कि मैंने आपको बताया है, राइट। अब इसके बाद ना दो छोटे छोटे एक्ट्स और आए थे, चार्टर एक्ट ऑफ 1793 और उससे पहले एक्ट ऑफ 1786। ठीक है, अब 1786 में ऐसा था कि ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर विलियम पिटना ये चाहते थे कि मैं ना अपना बंदा, खास अपना एक एफिशिएंट पर्सन इंडिया में अपॉइंट करना चाहता हूं एज द गवर्नर जनरल। ठीक है, तो मैं ऐसा इंसान चाहता हूं जो इंडिया की एडमिनिस्ट्रेशन को ना और स्ट्रीमलाइन करे, जिससे कि ना अंग्रेजों का ग्रिप इंडिया के ऊपर और स्ट्रांग बन जाए। तो उन्होंने कहा कि ये काम लॉर्ड कॉर्नवालिस कर सकता है। ही हैज इमेंस नॉलेज कि कैसे सिविल सर्विसेज में रिफॉर्म करने हैं, आर्मी में कैसे रिफॉर्म्स हो सकते हैं, इवन रेवेन्यू को कैसे बढ़ाया जा सकता है, जो कि बेसिकली हम नेक्स्ट अपकमिंग लेक्चर में करेंगे कि हाउ परमानेंट सेटलमेंट एक्ट, ठीक है, या जमींदारी सिस्टम, ये सब कैसे कॉर्नवालिस साहब लेके आए थे। तो कहा था कि इनको मैंने अपॉइंट करना है। ये कहता कि यार मैंने जीजा बन के क्या करना है। मजा तो है कमांडर इन चीफ और जीजा दोनों बनने में। कमांडर इन चीफ कौन होता है?
जो बेसिकली मिलिट्री का कंट्रोल जिसके पास होता है, ठीक है। तो ये कहता है कि मैं तभी एक्सेप्ट करूंगा आपका ऑफर अगर मुझे कमांडर इन चीफ और गवर्नर जनरल ये दोनों पोजीशंस दी जाएं। तो इनकी इस डिमांड को एक्सेप्ट करने के लिए 1786 में विलियम पिट पार्लियामेंट में एक बिल प्रस्तुत करते हैं, वो पास हो जाता है, जिसके तहत गवर्नर जनरल और कमांडर इन चीफ, ठीक है, गवर्नर जनरल जीजी और ये कमांडर इन चीफ को शॉर्ट में मैंने सीएनसी लिखा है, ये दोनों पावर्स एक ही इंसान में दे दी जाती हैं, ठीक है, राइट। ये टेम्पररी प्रोविजन होती है, लेकिन 1793 का जब चार्टर एक्ट आता है तो क्या किया जाता है कि अब से गवर्नर जनरल जो होगा वो कमांडर इन चीफ भी होगा, कि मतलब अल्टीमेटली जो मिलिट्री फोर्सेस हैं उसका सुप्रीम पावर जो है वो गवर्नर जनरल के पास ही होगी। ये 1793 में आया था। अब यहां पर कंफ्यूज नहीं होना, अगर आपको ये कहा जाए कि इसके बाद से हमेशा के लिए ऐसा हो गया, नो, क्या हो गया कि सेम पर्सन में ये वेस्ट हो गई, नो, सेम पर्सन में नहीं हुई, वो यहां पे हुई थी। ये पर्टिकुलरली कॉर्नवालिस की डिमांड को फुलफिल करने के लिए बनाया गया था, ठीक है। इसी के साथ साथ गवर्नर जनरल वाज आल्सो अलाउड टू ओवरराइड द मेजॉरिटी ऑफ हिज काउंसिल, कि मान लो कि अगर काउंसिल के डिसीजन अगेंस्ट जा रहा है, गवर्नर जनरल जो बताता है उस हिसाब से नहीं हो रहा, तो जीजा कैन ओवरराइड एज वेल, ठीक है, इन मैटर्स ऑफ वॉर एंड पीस, ठीक है। काउंसिल मान लो तीनों मेंबर जो हैं काउंसिल के वो कह रहे हैं कि नहीं वॉर नहीं करनी, उनको ओवरराइड कर सकता है अब गवर्नर जनरल, ठीक है, गवर्नर जनरल उनको ओवरराइड कर सकता है। लेकिन अगर वॉर में जुतियां पड़ी तो फिर जिम्मेदारी गवर्नर जनरल की बनेगी, फिर आपको अपनी नौकरी तो खो ही जाओगे, लेकिन उसके साथ साथ वॉर डैमेजेस भी ब्रिटिश सरकार को पे करने पड़ेंगे। उस तरह की थी कि जिम्मेदार बनो, कि ऐसे नहीं कि हार गए तो बोला कि नहीं हमारे सोल्जर्स नहीं लड़ रहे थे ढंग से, या काउंसिल मेरे को कन्विंस नहीं कर पाया, इनकी गलती है, या फिर ब्रिटिश पार्लियामेंट को दोष दे दो, नहीं वो नहीं होगा, ब्लेम गेम नहीं होगी, ठीक है। अपनी जिम्मेदारी के ऊपर आप अपने काउंसिल की सलाह को ओवरराइड कर सकते हो, बट यू विल बी रिस्पॉन्सिबल, ठीक है। ये प्रोविजन इसमें थी, राइट। ये छोटा सा एक्ट था, इसकी यही एक सेलिएंट सिग्निफिकेंस है, राइट। और इसका फैक्टर क्या है वो भी हमने देख लिया, सिग्निफिकेंस आपको पता लग गई, राइट। और आफ्टर मैथ इसकी क्या है बेसिकली कि कॉर्नवालिस गवर्नर जनरल बन गया, और कॉर्नवालिस रिफॉर्म्स जितने भी हुए, जिसको कमिंग लेक्चर्स में हम कवर करेंगे, वो इस एक्ट की बदौलत होना शुरू हो गए। अब करते हैं 1793। ये था चार्टर एक्ट ऑफ 1793। तो ये चार्टर एक्ट्स होते हैं कि कंपनी की मोनोपोली को एक्सटेंड करने का काम होता है। तो इसने क्या किया, 20 साल और के लिए कहा कि रज के ट्रेड करो, ठीक है, मजे से ट्रेड करो, 20 साल और के लिए इंडिया के साथ एक्सक्लूसिव ट्रेड आप ही का है, ठीक है। इसमें गवर्नर जनरल की सुपरमेसी को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर लिया। जितने भी गवर्नर जनरल थे, ठीक है, अभी कॉर्नवालिस के लिए वो सिचुएशन थी, अब से क्या है कि जितने भी गवर्नर जनरल आएंगे वो काउंसिल की मेजॉरिटी को ओवरराइड कर सकते हैं, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी पर लेनी पड़ेगी। और उसी के साथ साथ जो गवर्नर जनरल एंड कमांडर इन चीफ, ठीक है, वो बेसिकली एक ही व्यक्ति में वेस्ट कर दिया जाएगा, ठीक है, सेम पावर दे दी जाएगी। इसी के साथ साथ मद्रास और बॉम्बे को पूरी तरह से सबऑर्डिनेट कर दिया गया था गवर्नर जनरल के अंडर, सो मच सो दैट कि अगर बॉम्बे और मद्रास, ठीक है, जनरली वैसे तो इनके गवर्नर्स को इतनी इंडिपेंडेंस होती थी कि छोटे मोटे डिसीजंस तो अपने लेवल पर ले लो, लेकिन अगर गवर्नर जनरल बॉम्बे में आ गया, उसने कुछ बोल दिया, तो फिर गवर्नर ऑफ बॉम्बे उसकी कोई औकात नहीं है उसके सामने, ठीक है, कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। ही विल, हिज अथॉरिटी, गवर्नर जनरल की अथॉरिटी विल सुपरसीड दैट ऑफ गवर्नर्स ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास, ठीक है। व्हेन द गवर्नर जनरल वाज प्रेजेंट इन मद्रास और बॉम्बे, he would supersede in authority over the governors of Madras and Bombay. I think ये चीज क्लियर है, ठीक है, अंडरस्टूड, राइट। तो ये 1793 के चार्टर एक्ट में ये चीज हो रही थी। इसी एक्ट में कंपनी के ऊपर कुछ ऑब्लिगेशंस भी लगा दी गई। कंपनी को कहा कि यार अब आप अमीर होते जा रहे हो, बहुत पैसा कमा लिया, ठीक है। जब 1773 का आया था तब कंपनी को ना मोर देन 1 मिलियन पाउंड का लोन भी दिया गया था, ठीक है, ताकि वो अपने चीजों को ठीक कर सकें। लेकिन लोन दिया है तो जवाबदेही भी ले ली थी, ठीक है। यहां पे अब कहा कि देखो हमने लोन दिया था इसलिए तुम बच गए, नहीं तो दिवाला निकल जाना था। अब देखो तुम ठीक हो गए हो, प्रॉफिट्स खूब कमा रहे हो, टेरिटरी भर भर के ले रखी है तुमने, बहुत टेरिटरी एक्वायर कर ली है, तो अब तुम्हारी कुछ कर्तव्य हैं जो तुम्हें अपने देश के प्रति फुलफिल करनी है। क्या ऑब्लिगेशंस है, क्या कर्तव्य हैं? इन्होंने कहा कि अपने सारे खर्चे निकालने के बाद, ठीक है, इंडिया से जितना ट्रेड हो रहा है, टैक्सेस जितने ले रहे हो, सारे खर्चे निकालने के बाद, जिसमें कि जो आपके
सारे एक्सपेंसेस हैं, सोल्जर्स की सैलरी वगैरह वगैरह, जो कर्जा लिया है उसका इंटरेस्ट दे दिया, ठीक है, अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दे दिया। डिविडेंड क्या होता है कि कंपनी का कोई शेयर होल्डर है, कंपनी प्रॉफिट में है, तो उस प्रॉफिट का उतना शेयर आपको मिलता है जितना आपके पास उस कंपनी का शेयर परसेंटेज फॉर्म में है, ठीक है। सैलरीज दे दी, सब कुछ कट आने के बाद, ठीक है, इंडियन रेवेन्यू से सब कट गया। उसके बाद 5 लाख ब्रिटिश पाउंड्स एनुअली आप दोगे आउट ऑफ द सरप्लस रेवेन्यू टू ब्रिटिश गवर्नमेंट। 5 लाख ब्रिटिश पाउंड एनुअली टू ब्रिटिश गवर्नमेंट, ठीक है, ये कंडीशन लगा दी। इसी के साथ साथ इन्होंने कहा कि ये जो स्टाफ की सैलरी है, ठीक है, और जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के मेंबर्स हैं, ये जो पेड मेंबर्स हैं बोर्ड ऑफ कंट्रोल के, कुछ तो डिफैक्टो एक्स ऑफिशियो होते थे, वो तो चलो अपने जो सैलरी उनको मिल रही है वो मिल रही है, लेकिन जो पेड मेंबर्स हैं बोर्ड ऑफ कंट्रोल के, उनको भी अब इंडियन रेवेन्यू से जो आ रहा है वो सैलरी उनको मिलेगी, ब्रिटिश एक्सचेकर पैसा नहीं देगा उनको, ठीक है। गवर्नेंस रिटर्न लॉस से शुरू होगी। इसका क्या मतलब है बेसिकली कि इस एक्ट में ना एक कंडीशन लगाई थी कि फ्रॉम नाउ ऑन जितने भी लॉज हैं रिलेटिंग टू द राइट्स ऑफ पर्सन, क्योंकि इसके बाद ना कॉर्नवालिस ने काफी सारे कॉर्नवालिस कोड बना था एक, ठीक है, उसको आगे के लेक्चर्स में हम करेंगे, कानून बने थे, उन कानूनों के आधार पर भारत में एडमिनिस्ट्रेशन की जाती थी, सिविल लॉज थे वो, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि यार आप कानून बनाते जा रहे हो, उनका उल्लंघन बड़ा हो रहा है, इसका शायद रीजन हो कि लोगों को पता ही नहीं है कि कोई कानून है ना। तो जितने भी कानून हैं इंसान के लिए, ठीक है, जमीन जायदाद के लिए, उसको आप प्रिंट करेंगे और वो इंडियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट भी किया जाएगा, ताकि लोगों को अपने अधिकारों के बारे में, अपने इम्यूनिटीज के बारे में और अपनी ड्यूटीज के बारे में पता लग सके, ठीक है। तो इसने बेसिकली ये एक एमसीक्यू में स्टेटमेंट बन सकती है कि Charter Act of 1793 became the first such act that paved the way for governance based on written law in India, ठीक है, अंडर कॉलोनियल रूल, ठीक है। इससे पहले भी रिटर्न लॉ चलता था, ये अशोका के टाइम से ये जो धम्मा वगैरह की पॉलिसी थी, इंस्क्रिप्शंस लगा लगा के हर जगह बांट दी थी, वो भी क्या था, रिटर्न लॉ की तरह ही तो था, ठीक है। कॉलोनियल रूल में ये गवार आए थे, इनको ये लग रहा है कि बहुत बड़ा इन्होंने झंडा गाड़ दिया, ठीक है। तो कॉलोनियल इंडिया में रिटर्न लॉ के बेसिस पे जो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन शुरू हो रही थी, वो ये माना जाता है कि एक वाटरशेड इवेंट था, ठीक है। चलो क्वेश्चंस करते हैं, फिर आज के सेशन को हम वाइंड अप करेंगे। क्वेश्चन कह रहे हैं व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स लेड द फाउंडेशन ऑफ गवर्नेंस बेस्ड ऑन रिटर्न लॉज इन इंडिया। इतना आसान क्वेश्चन अभी किया, अभी आंसर, ठीक है। ये है हमारा चार्टर एक्ट ऑफ 1793, ठीक है, डी इज द करेक्ट आंसर। कमेंट्स में लिखो यार, आंसर लिखो कमेंट्स में। और ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, अब से ना बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट शुरू हो गया मॉडर्न हिस्ट्री का, इसको ना मिस करना, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। एंड मुझे भी मोटिवेट करेंगे आप सभी, ठीक है, यू पीपल नीड टू मोटिवेट मी एज वेल। जितने ज्यादा आप देखोगे, जितना ज्यादा सीखोगे, जितना मुझे फीलिंग आएगी कि यस दीज लेक्चर्स आर हेल्पिंग यू आउट, उतना मैं भी इनकरेज होता हूं, ठीक है। इवन आई देन मेक इवन बेटर लेक्चर्स। Which of the following acts during colonial administration united the office of Governor General and Commander in Chief? आपकी ऑप्शंस हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784, एक्ट ऑफ 1786 या चार्टर एक्ट ऑफ 1793, ठीक है। तो आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन सी, ठीक है, क्योंकि शुरुआत उसी ने की थी, ठीक है। ये दोनों अगर दे रखे हैं, ठीक है, अगर ये दोनों दे रखे हैं तो 1786 को हम मानेंगे क्योंकि फर्स्ट टाइम उसमें हुआ था, ठीक है, उसको परमानेंट फिर यहां पे कर दिया गया था, ठीक है, ये चीज आप याद रखोगे। विद रेफरेंस टू कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट्स अंडर कॉलोनियल रूल, स्टेटमेंट्स दी गई हैं, which of the above were provided under Charter Act of 1793? पहली स्टेटमेंट, laid the foundation of governance based on written laws in British India in place of personal rule of past rulers. ये ट्रू है, रिटर्न लॉस के बेसिस पे होगा, ठीक है। हाँ, ये जरूर हुआ था यार कि मिडीवल इंडिया के समय पर ना, खासकर औरंगजेब की डेथ के बाद बेसिकली काफी ज्यादा कियोस था, तो विम्स एंड फैंसीज पे भी चलता था। जो लोकल रूलर्स होते थे ना, या जिनको ये भी कहा जाता है वसल्स होते थे जो, ठीक है, उनके अपने जो मर्जी है ना, जो उन्होंने कह दिया वो मेरा वचन ही है, शासन टाइप्स का हिसाब होता था। तो यहां पर कहा कि नहीं, जो लिखित में लॉ बन रहा है, प्रिंट हो रहा है, उसके हिसाब से हम एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे, तो दे ट्रू है। इट प्रोवाइडेड दैट ऑल मेंबर्स ऑफ होम गवर्नमेंट वर इन फ्यूचर टू बी पेड सैलरीज आउट ऑफ इंडियन रेवेन्यूज, ठीक है, इसको होल्ड पे रखते हैं। It extended the power of Governor General in Council over subordinate presidencies to include matters of war, diplomatic relations and revenue. ये तो ट्रू है, ठीक है। आंसर हमारा बनता है ऑप्शन चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है
कि कॉलोनियल रूल के कॉन्टेक्स्ट में जो प्रोविजंस दे रखी हैं उनमें से कौन सी प्रोविजन चार्टर एक्ट ऑफ 1793 के अंडर आती है। पहली स्टेटमेंट कह रही है कि इट लेड द फाउंडेशन ऑफ गवर्नेंस बेस्ड ऑन रिटन लॉज इन ब्रिटिश इंडिया। ठीक है, ये ट्रू है, राइट। पहले क्या था, वचन ही है शासन टाइप्स का काम चलता था कि वसल्स या लोकल रूलर्स जो थे वो जो उनका वचन है वही शासन बन जाता था, विम्स एंड फैंसीज पे चीजें चलती थी। ऑल्दो हमारे एंशिएंट इंडिया में रिटन रूल इन वन फॉर्म और द अदर चलते थे, ठीक है, बट हाँ मिडिवल इंडिया में थोड़ी सी दिक्कत आई थी, तो अंग्रेजों ने रिटन लॉस, ये बेसिकली फिक्स्ड लॉस, ये स्टार्ट कर दिए थे। सेकेंड स्टेटमेंट कह रही है कि ये 1793 के एक्ट ने प्रोवाइड किया कि होम गवर्नमेंट के जो मेंबर्स हैं, जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के मेंबर्स हैं, उनकी सैलरी जो है, ठीक है, होम गवर्नमेंट के मेंबर्स फॉर एग्जांपल कौन है, स्टेट एक्सचेकर, ठीक है, चांसलर ऑफ द स्टेट एक्सचेकर एंड सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कोई एक, तो उसको जो पैसे मिलेंगे वो ब्रिटिश रेवेन्यू से ना मिलकर इंडियन रेवेन्यू से मिलेंगे, ये ट्रू है। ठीक है, ये भारत के जो रेवेन्यूज है उसमें से इनकी सैलरी दी जाएगी। और लास्ट स्टेटमेंट कह रही है कि इट एक्सटेंडेड द पावर ऑफ गवर्नर जनरल इन काउंसिल ओवर सबऑर्डिनेट प्रेसिडेंसीज टू इंक्लूड द मैटर्स ऑफ वॉर, डिप्लोमेटिक रिलेशंस एंड रेवेन्यू। ये गलत है, ये 1793 में नहीं, ये पिट्स इंडिया एक्ट में बेसिकली शुरू हो गया था। ठीक है, राइट, ये उससे पहले ही स्टार्ट हो गई थी ये चीज। ठीक है, इट वाज नॉट इन 1793, उससे पहले शुरू हो गया था, पिट्स इंडिया एक्ट में थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया गया था। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या बन गया, आंसर विल बिकम ऑप्शन बी। सो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आज के सेशन से आपने काफी कुछ गेन किया है, ये क्लैरिटी आपको मिली है एंड यू अंडरस्टैंड कि यहाँ पे हम स्पेक्ट्रम के बहुत बियॉन्ड गए हैं, हमने डिटेल में इन चार्टर एक्ट्स को समझा है एंड गिवन द पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस बीइंग आस्क्ड इन यूपीएससी प्रीलिम्स, ऐसे सेशंस आपके काम आएंगे। अगर ऐसे पूरी क्लासेस और भी डिटेल कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से इन अ टाइम बाउंड मैनर आप कवर करना चाहते हैं तो P2I बैच ऑफ स्टडी IQ इसको जरूर ज्वाइन करें। मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए यूज द कोड CSLIVE while enrolling in the batches। PDFs अगर आपको इस लेक्चर के चाहिए तो CS लाइव ग्रुप को ज्वाइन करना है आपको एंड इंस्टाग्राम पे फॉलो मी at hello.chandansharma। ठीक है, सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर दिस पर्टिकुलर लेक्चर। जल्दी मिलते हैं अगले सेशन में, टिल देन स्टे ब्लेस्ड एंड सी यू सून। थैंक यू सो मच। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।